पार्टनरशिप एक्ट 1932, बिजनेस लॉ, सीए फाउंडेशन। देखते हैं, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप हमारा टॉपिक है। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर 1। चलो, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एक सेक्शन याद रखना, सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। क्या है पार्टनरशिप? इट्स द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, कम से कम कितने लोग? टू। रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु हैव जॉइंड द बिजनेस। बिजनेस वर्ड का मतलब ही क्या है? प्रॉफिट मोटिव से कोई भी काम, एनीथिंग डन टू अर्न लाइवलीहुड। हु अग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विच विल बी कंडक्टेड बाय ऑल और वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। क्या है डेफिनेशन? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन, किनका? टू और मोर पर्सन का। हु अग्री, किसके लिए तैयार हुए हैं? हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विच विल बी कंडक्टेड बाय ऑल और वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ये डेफिनेशन है रटी रटाई, और ये डेफिनेशन ही अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। क्या? इट्स द रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन। आप जानते हो पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग। ओके, अग्री टू शेयर, अग्री टू शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ये विच विल बी कंडक्टेड बाय ऑल और वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ये डेफिनेशन है। पार्टनरशिप क्या है? इज अ रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन। यहां से बात हुई कि कम से कम क्या लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। मैक्सिमम कितने? 50। ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता, बता रहा हूं। पार्टनरशिप एक्ट को पूछ लेना, एक्ट पार्टनरशिप एक्ट में कितने बंदे ज्यादा से ज्यादा लिखे हैं? आप कहना लिखे ही नहीं। कहां लिखे हैं? ये तो कंपनी एक्ट में लिखे हैं। कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है 100 से ज्यादा लोग प्रॉफिट मोटिव से इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, एक्सेप्शन समाज सेवा वाले काम है या कोई ट्रस्ट है या कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो अलग बात है, वरना प्रॉफिट मोटिव के लिए 100 से ज्यादा लोग नहीं। लेकिन कंपनीज रूल 2014 आया, उसने कहा नहीं, कितने? 50, बस 50 ही बहुत है, जरूरत पड़ी तो 100 करेंगे। प्रेजेंट सिनेरियो में 50 लोग बहुत है, उससे ज्यादा लोग आज की डेट में नहीं होते। सेक्शन 464 कंपनी एक्ट में रोक लगा दी। 50 से ज्यादा हो गए तो आपकी एसोसिएशन क्या हो जाएगी? इलीगल। टेस्ट भी दिया था, उसमें भी एक क्वेश्चन था। तो कम से कम 2, एक रहने से पार्टनरशिप चल पाएगी? नहीं। इसीलिए कहते हैं पार्टनरशिप का सक्सेशन परपेचुअल नहीं है। 2 पार्टनर थे, राम श्याम, राम की डेथ हो गई, अकेला श्याम तो बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस परपेचुअल नहीं है। लाइक एलएलपी, लाइक कंपनी, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल रिलेशन है। कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 लोग नहीं होंगे तो पार्टनरशिप नहीं रहेगी, डेथ होने पे खत्म हो सकती है। इसमें यह दिक्कत है। दूसरा, ये एक इनकॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो अभी यहां बैठो और जाते जाते पार्टनरशिप बना के निकल लो यहां से, इंस्टीट्यूट से, ऐसे भी पॉसिबल है। क्या करना है पार्टनरशिप के लिए? तो कोई लिखना है क्या? कुछ नहीं। पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता कि पार्टनरशिप रिटर्न अग्रीमेंट से हो। कैसे हो सकती है? बैठ के बातें कर लो, ओरल कर लो बातें, तो भी चलेगा। लेकिन वही बात है, कल को डिस्प्यूट होते हैं ना, तब पंगा पड़ता है, क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई। कल को मान लो हर्षित को ड्यूटी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, ये खूब मेहनत करता रहा, जब सैलरी मांगता है तो फर्म कहती कैसी सैलरी, अपनी बात ही नहीं हुई। मतलब कल को ये कहता नहीं बात हुई थी, क्या हुई थी बात अपनी, 20-20 हजार रुपये महीना सैलरी मिलेगी जो एक्स्ट्रा काम करेगा, ये कहते पांचों बात ही नहीं हुई।
कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट कहता प्रूव इट, क्या सर लिखा तो हमने है नहीं, तो कोर्ट कहता फिर वैसे प्रूव करो, लिखा नहीं तो, कहते वैसे सर कैसे प्रूव करेंगे, कहता फिर क्या पता तू जो कह रहा है 20,000 रुपये वाली बात सही है कि नहीं, ये 5 कह रहे हैं सही नहीं, तो अकेला कह रहे हैं सही है, प्रूव इट। फिर कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा। जब ये 6 बैठे बातें कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, टेस्ट इन्होंने जल्दी पूरा कर दिया, कहते इतनी देर में अपन पार्टनरशिप बना लेते हैं, ठीक है। तो साथ बैठा एक और भी फ्री था, वो पार्टनर तो नहीं बना, पर वो सारी बातें सुन रहा था कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उसको बुलाया गया, भाई हाँ तू बता कि जिस दिन तुम्हारा वहाँ गोयल इंस्टीट्यूट पे टेस्ट चल रहा था उस दिन तुमने पार्टनरशिप की, तो ये कह रहे हैं कि ये बंदा बैठा था पास, हर्षित कह रहे हैं कि बंदा निखिल बैठा था साथ में, शायद क्या नीरज नीतीश ये लोग भी थे। तो इनको बुलाया गया, कहते हाँ सर बात हुई थी, क्या बाकी बातें सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन ये बात हमें अच्छे से याद है कि ये बात हुई थी कि जो एक्स्ट्रा काम करेगा उसे सैलरी 20,000 रुपये महीना देंगे। हर्षित ने अच्छे से बोला था हाँ देंगे, यानी ये प्रूव हो गया कि जो बात हुई थी वो ये थी कि एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हर्षित को सैलरी मिलेगी, मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टनरशिप ओरल ना करो, करो तो फिर क्या है, 2-4 को चाय के लिए बुला लो, साथ में बिठा लो, कल को कोर्ट में क्या हो, वो विटनेस हो। बिना विटनेस कौन सुनता है। कोई बंदे की डेथ भी हो जाए ना, बीमा कंपनी से क्लेम लेने जाओ, बीमा कंपनी कहती गवाह लाओ, क्या मतलब बंदा एक्सपायर हो गया सर, गवाह क्या की क्या जरूरत है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आप, हमारे जख्म हरे कर रहे हो दोबारा, बंदा चला गया पैसे दो। वो कहना वो बंदा लाओ जो गवाह हो, गवाह मतलब जो उसकी लास्ट प्रोसेशन होती है, अंतिम यात्रा, राम नाम सत करते चलते हैं जैसे, उसमें शामिल हुआ हो, और जिसने आग वो मुखाग्नि देते हैं लगाते वक्त देखा हो कि बंदा वही लेटा था ना, वही लेटा था, गवाह चाहिए। पैसे नहीं देती बीमा कंपनी, कहती मान लो कोई फ्लड में डेड बॉडी, मतलब जैसे उत्तराखंड में हुआ लोग मारे गए, बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं देना था, बीमा कंपनी कहती हमें क्या पता छिपा बैठा हो कहीं पहाड़ों में और आप क्लेम ले जाओ, हमें क्या पता एक्सपायर हुआ है। 7 साल तक बीमा कंपनी कहती तलाश जारी रखो उसकी, क्या पता मिल जाए। 7 ईयर के बाद उसे डेड डिक्लेयर करती है, फिर जाके पैसे देती है, और तब तक किस्तें भी भरवाती है। 7 साल भरते रहो, किसने जिंदा है, आएगा, आना तो किसने है, पर सरकार ने इंटरफेयर किया था उस वक्त, भैया डेड बॉडी नहीं मिलेगी, ऐसा जलजला आ गया, लोग कहाँ के कहाँ दब गए पता ही नहीं चला, तुम डेड बॉडी पेश करो कह रहे हो, नहीं हो सकता भाई, डेड डिक्लेयर कर दो जो लोग नहीं आए। तो जाके बीमा कंपनी ने पैसे दिए, वरना तो रूल यही है। तो मैं कह रहा हूँ बिना विटनेस तो जब वो नहीं होते काम, और भी कई कामों में विटनेस बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी खरीदो और अग्रीमेंट करो, तो पार्टनरशिप में भी क्या है, कोई ना कोई तो चाहिए। जब चलो मान लो कि 1932 में राम राज रहा होगा, सारी दुनिया सच बोलती होगी, चांस तो वैसे तब भी कम ही थे, लेकिन मान लो ऐसा रहा होगा, एक्ट ऐसा लिख दिया गया कि ओरल कर लो, आज के जमाने में पॉसिबल है, इसलिए रिटर्न करो। रिटर्न होने से क्या हो जाएगा, क्या वो पार्टनरशिप डीड बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, पेपर पे लिखने पे वो रिटर्न पार्टनरशिप है, पर डीड तब तक नहीं जब सरकारी पेपर पे ना लिखो, यानी क्या लगाओ सरकार की फीस के स्टैम्प। कोई बात होती मिनट में भाग के जाते, जैसा वैसे करो, जैसा वैसे करो, जज फ्री बैठे है, सरकार फ्री बैठी है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऊपर लगा दे, सरकार का भी तो खर्चा है, तो आपको भी तो कुछ खर्चा उठाना पड़ेगा सरकार का, यही बात है ना। भगवान को भी भोग चढ़ाता है ना, वो बदले में एक्सपेक्ट करता है भैया करो कृपा, अब बहुत देर हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पुजारी को भी कहता है, वही चीज है कि भी बदले में सरकार भी आपसे क्या करती है, एक्सपेक्ट, भैया फीस भरो, स्टैंप ड्यूटी, आप पढ़ते थे ना मेमोरेंडम आर्टिकल की भी क्या लगेगी, स्टैंप, टिकट, पैसे, ई स्टैंप लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ऐसी डीड जो लिखना है वो किस पेपर पे लिखा जाएगा, लीगल पेपर पे, उससे सरकारी फीस लगेगी, हर स्टेट की अलग अलग है। बता दूं ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इसमें हर स्टेट के रूल के हिसाब से ई स्टैंप, वैसे इंडियन स्टैंप एक्ट है उसमें लिखा है किस चीज पे कितने स्टैंप होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेट उसे कम ज्यादा कर सकती है। लगभग ज्यादातर जगह पे 100 रुपए के कम से कम स्टैंप हैं। भाई डीड लिखना है रिस्पेक्टिव स्टेट का, देख लो इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग, वो टिकट लगाओ तो डीड सरकारी पेपर बनेगा। जब टिकट लगाओगे ना तो आपको टिकट ऐसे ही नहीं लगाने, वो नोटरी साहब से क्या करवाना पड़ता है, क्रॉस वेरीफाई। आपने एफिडेविट देखा होगा, एफिडेविट
हम लोग पढ़ा करते थे जब 9th 10th में 8th में, तब वही बात है, ना नेट होते ना था कुछ। हमें स्कूल वालों ने कहा भैया एफिडेविट लेके आओ। हमें क्या पता एफिडेविट क्या होता है। हम लोग घर पहुंच के घर में जाके कहा एफिडेविट दे दो। घर वाले भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। कहा बेटा ये क्या होता है एफिडेविट। फिर किसी अंकल से पूछा जो अच्छे ऑफिसर लगे थे, वो कहता बेटा ये तो बता एफिडेविट तुझे चाहिए किसी का। हमने कहा एफिडेविट चाहिए बस। स्कूल वालों ने कहा एफिडेविट लेके आओ। अब वो अंकल भी परेशान, भी इनको कैसे समझाऊं एफिडेविट किस चीज का चाहिए एफिडेविट। बाद में पता लगा वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वो मांगते थे सबूत, या फिर एफिडेविट पे लिखवा के दो कि डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी यही है। वो 8th 9th में कहते हैं। चलो अब बच्चे समझदार हैं, अब ऐसी बातें नहीं है। तो वो एफिडेविट कहाँ बनता है, नोटरी साहब के पास। ये नोटरी बैठे ना जगह जगह, सीनियर एडवोकेट होता है ये नोटरी जो है, इसके पास जाओगे। कोई भी अग्रीमेंट है तो ये क्रॉस साइन करता है। अगर मैंने अग्रीमेंट किया मान लो निखिल के साथ प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज का, तो ये नोटरी कहेगा आओ जी दोनों जिनका अग्रीमेंट है मेरे सामने क्या करो, पेपर पे साइन। बल्कि ना वो पेपर तो फट सकता है, गुम सकता है, ठीक है। इसके पास रजिस्टर होता है, जो भी अग्रीमेंट होता है ना अपने रजिस्टर में लिखता है ये। जैसे आजकल डॉक्टर को कह दिया गया भैया ऐसे दवाइयां दिए जा रहे हो, लिखो रिकॉर्ड में किसको क्या दवाई दी। डॉक्टर लिखता है, आजकल रिकॉर्ड बनता है, चाहे वो डॉक्टर बनाए चाहे बाहर का। पेशेंट का नाम लिखने के बाद कौन सी मेडिसिन उसको दी, डॉक्टर के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ये जरूरी कर दिया गया है। तो चलो वो लिखता है अपने रिकॉर्ड में, हाँ साइन कराता है। मेरे को कहेगा आओ जी इसमें जी करो साइन, निखिल को कहेगा करो साइन, तब जाके हमारा अग्रीमेंट होगा। तो वो कम से कम पक्का सबूत होता है, वो नोटरी के रिकॉर्ड में भी दर्ज होता है। सरकार की फीस भी अपन ने पे कर दी, इसलिए वो क्या है, जैसे अपा पढ़ते थे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, प्रोमिसी नोट, ऐसे ही पेपर पे लिख लोगे हो जाएगा ना। ना, उसे कोर्ट में वैलिड करने के लिए क्या चाहिए, उस पे टिकट, स्टैंप्स लगे हों। चेक पे लगते हैं स्टैंप, चेक पे नहीं, चेक तो एक क्या है, बैंक का इंस्ट्रूमेंट है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, उस पे कोई टिकट नहीं लगते। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो प्रोमिसी नोट आता है उस पे क्या लगते हैं सरकारी फीस के, कितने रुपए का है उसके अकॉर्डिंग। जैसे प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट कर रहे हो तो रजिस्ट्री पे लगते हैं ना टिकट, वो तो बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर आपने किराए का अग्रीमेंट करना हो ना भाई, एक मान लो मेरी एक बिल्डिंग है, एक राम नाम का आदमी कहता है भाई मुझे किराए पे दे दे 10 साल के लिए 8 साल के लिए, अग्रीमेंट कर ले, तो वो ना लगभग 1 साल का जितना किराया है ना उसका करीब हरियाणा में बात करूं 12.5% स्टैंप लगता है। यानी अगर उस बिल्डिंग का किराया 3 लाख है तो लगभग 12.5% कर लो, 35-36 हजार रुपए के टिकट लगते हैं। इतनी फीस है सरकार की। फिर वो किराया नामा बोलते हैं, रेंट अग्रीमेंट, फिर पक्का अग्रीमेंट बनता है। ऐसी सिंपल एफिडेविट अग्रीमेंट से वो कोर्ट में वैलिड नहीं, कोर्ट ने हर चीज के लिए टिकट लिखे। अब मान लो 10 रुपए के टिकट लगा के अब एक एफिडेविट बनवा ले जी मैंने प्रॉपर्टी बेची है, इन्होंने खरीदी है, बस वो ठीक है, वो हल्का डॉक्यूमेंट है। वो पक्का काम करना है तो वो पूरे टिकट लगा के वो सेल अग्रीमेंट होगा, उस पर टिकट बहुत लगते हैं प्रॉपर्टी पे। लेडीज के नाम अगर हरियाणा में बात करूं तो क्या 5%, जेंट्स के नाम 7%। 10 लाख की प्रॉपर्टी तो जेंट्स के नाम 70,000 रुपए के टिकट है, लेडीज को 2% कंसेशन है 50। 90% प्रॉपर्टी लेडीज के नाम है। इसी चक्कर में भाई अगर डिस्प्यूट नहीं है हस्बैंड वाइफ का तो लेडी के नाम ही कराता है वो कहता है जी कोई बात नहीं 2% खर्चा बचाओ, वैसे भी वो नंबर भी बन जाते हैं। देखो हमारे तो सारी प्रॉपर्टी लेडीज के नाम ही है, लेकिन चक्कर ये वाला है 2% क्या है, कंसेशन का चक्कर है। और जो थोड़े बहुत जेंट्स अपने नाम करवा रहे हैं वो भी मजबूरी में करवा रहे हैं, वो कहता है व्हाइट मनी का चक्कर पड़ेगा। अब रिटर्न हस्बैंड अच्छी बड़ी भर रहा है तो व्हाइट मनी तो हस्बैंड के पास ज्यादा है तो वो उसे करवानी पड़ जाती है अपने नाम, नहीं तो वो सारी करवा दे। चलो वो बात अलग है, लेडीज को पता ही नहीं होता कि हमारे नाम प्रॉपर्टी आदि, तो बस वो साइन करवा लिए, ये करवा लिया। आदि तो प्रोप्राइटरशिप दुकानें हैं ना लेडीज के नाम चलती हैं कि चलो शायद कोई कंसेशन ही आ जाए आगे जाके लेडी के नाम, तो वो लेडीज के नाम प्रोप्राइटरशिप चलती है। लेडी को कुछ पता नहीं होता, चेक बुक भी साइन करके रख देती है, वो हस्बैंड भरवा के रख लेता है, जब जरूरत होती है काटे जाता है चेक। वैसे ही बड़ा खतरनाक है, हमने पहले भी बात की, गलत यूज हो सकता है, कोई चुरा ले, मान लो साइन किया हुआ चेक बुक भर ले, उसको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, जाके दोबारा साइन करा लो, सबसे अच्छा है। चलो तो मैं कह रहा हूं कि अग्रीमेंट हो जाएगा रिटर्न,
पर वो डीड नहीं। पार्टनरशिप डीड होने के लिए किस पेपर पे होना चाहिए? टिकट लगा के स्टैम्प पेपर पे। कितने रुपए के बिल्कुल नहीं लिखना आपने, क्योंकि वो अलग अलग हो सकते हैं। रफ आइडिया मैंने दे दिया 100 रुपए, ठीक है, उतने के टिकट लगा के। अब डीड बदलना हो तो दोबारा लगेंगे टिकट। कोई पार्टनर आ गया या कोई पार्टनर चला गया, कोई एक्सपायर हो गया, कोई इंसॉल्वेंट होने से चला गया, इसे क्या बोलते हैं? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर कम ज्यादा होना, दैट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डीड बनाओ आज के टाइम में, झगड़ा होगा तो कल को कोर्ट में दिखा तो पाओगे कि ये डीड है, वरना कोई सुनवाई नहीं। डीड बन गया, डीड बन गया, कल को पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है तो उस डीड को उसके रिवर्स कंडीशन लिख दो कि उसमें लिखा जाता है आज के बाद हम इकट्ठे हैं, मिलजुल के पार्टनरशिप करेंगे, एक आदमी दूसरे से गुड फेथ में बात करके डील करेगा, ऐसा। और जब झगड़ा हो जाए तो फिर क्या लिखा जाता है? डिसोल्यूशन डीड। वो भी स्टैम्प पेपर पे लिखना चाहिए तो बहुत बड़ी है। कल वो एक दूसरे से पीछा छुड़वाना है, डाइवोर्स होता है तो ऐसे ही हो जाता है क्या? वह पक्का ही हो जाए जी, इस बंदे से मिलना ही नहीं कभी, और वो कह रहा है जी ठीक है मुझे इनके साथ रहना ही नहीं कभी। अब सरकार को कहते हैं जी पक्का ही काम करो, तो वो डिवोर्स होता है ना, कोर्ट से डिक्लेयर होता है, तब तक वो वैलिड नहीं है, डिवोर्स है ही नहीं समझो। बिल्कुल वैसे ही जब झगड़ा होता है तो डिसोल्यूशन डीड जरूर लिखना चाहिए, वरना दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या? कल को कोई पार्टनर डील कर जाए, लोगों को पता ही नहीं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, तो पार्टनर सारे फंस सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए आपस में? डिसोल्यूशन डीड, कि हमारा एक दूसरे से कोई लिंक नहीं, आज के बाद हम एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो डीड के अगेंस्ट क्या लिखा जाएगा? डिसोल्यूशन डीड। उस पे भी क्या लगाने पड़ेंगे? स्टैम्प, टिकट, सरकारी नोटरी के पास जाके, फिर वो पक्का काम होगा कि हम पार्टनर नहीं। वैसे डिसोल्यूशन होने पे पब्लिक नोटिस जरूर निकाल देना कि हमारी पार्टनरशिप हैज बीन डिसॉल्व फ्रॉम दिस डेट, प्लीज डोंट डील विद एनी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप, अदरवाइज अदर पार्टनर विल नॉट बी होल्ड लायबल इन एनी केस। ये वाली वर्डिंग लिख के आप क्या है, तो मार्केट में पब्लिक नोटिस दे दो। पब्लिक नोटिस कैसे देते हैं? एक ना ऑफिशियल गैजेट होता है सरकार का, पढ़ता कोई नहीं, मैंने तो खुद नहीं पढ़ा आज तक कभी, सुना ही सुना है। जाके कौन देखे? डीसी ऑफिस में पड़ा रहता है, डीसी मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट का पूरा, उसके अंडर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो डीसी ऑफिस में एक पब्लिक गैजेट होता है, ऑफिशियल गैजेट बोलते हैं, उसमें निकलवा दो। थोड़े से चार्जेस होते हैं मामूली, वहां फॉर्मेलिटी है समझो, देश फॉर्मेलिटीज में ही तो फंसा पड़ा सारा। तो वो कहता है जी आप क्या है उसमें निकलवा दो कि हमारी पार्टनरशिप क्या होगी? डिसॉल्व। एक काम और करना, लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पंजाब में हो तो पंजाबी में दे देना, गुजरात में हो गुजराती, मराठी महाराष्ट्र में, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, यहाँ हो तो किस में दे देना आप? हिंदी में, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज लिखने में तो हिंदी है ना। वैसे तो ठीक है बागड़ी, राजस्थानी, ये तो वैसे बनी है, लैंग्वेज तो हिंदी ही है ना मेन। तो लोकल लैंग्वेज, इसे बोलते हैं वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। आगे लिखा भी मिलेगा आपको, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर मींस लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ये दो काम कर देना, एक किस में दे देना? ऑफिशियल गजट में, एक कहाँ? लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। कोई ज्यादा खर्चा नहीं लेते न्यूज़पेपर वाले, एक छोटी सी इतनी का ऐड दोगे नोटिस अंदर के पेजों पे कि हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, हम एक दूसरे से अब रिलेटेड नहीं है, इस तरह शायद 300-400 रुपए लेंगे बस उस पेपर में। ऑफिशियल गजट में भी कुछ ऐसा ही नेग्लिजिबल सा चार्जेस होता है, चाहे कोई नहीं पढ़ता उसको, लेकिन आपकी ड्यूटी है दे दो। जैसे मुझे पता है कि एक बंदे ने, मैंने फंक्शन रखा नहीं आना, तो क्या आप उसे कार्ड ही ना दें? तो उसे इनवाइट तो कर लो, नहीं आना, अपनी ड्यूटी तो पूरी करो ना, कल को ये ना कहे बुलाया नहीं, ठीक है। तो वही चीज है, न्यूज़पेपर पढ़े ना पढ़े आप अपना काम जरूर कर दो कि हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। शायद मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैं बस स्टैंड के पास इधर मेरा रेजिडेंस है, तो एक मेडिकल शॉप वाले थे, दो लोग पार्टनरशिप में तो दुकान करते थे, जैसे मैं भी उनके पास जाया करता था कभी, मेडिसिन जान पहचान हो जाती, पड़ोस में दुकान थी, नए आए थे उस एरिया में, तो उनकी आपस में कोई झगड़ा झुगड़ा हो गया मतलब, और वो ना बाई चांस ना मुझे उनके आने से पहले ही पता था भी इनका झगड़ा होगा, ये टूटेंगे आपस में। क्यों? वो क्या करते थे, जैसे ना हर चीज लिखने बैठ जाते थे। जैसे मान लो एक दूसरे का गेस्ट आया, चाय कॉफी पूछ ली, दूसरा लिखता था भाई अच्छा चाय कॉफी पिलाई, तेरे वाले पे इतना खर्चा, मेरे वाले पे इतना, ऐसे। जब ये छोटी छोटी बातें शुरू हो जाए ना हिसाब किताब होना
कि यार इसके तो गेस्ट ही बड़े आते हैं यार, ये तो खर्चा ही बहुत होता है। जब ये बातें, ये परवाह नहीं करो, फिर तो या तो इकट्ठे चल नहीं पाओगे। तो वही चीज़ थी। वो थोड़े दिन बाद उनकी पार्टनरशिप मेरे पास आ गए दोनों। कहते जी वो उनको पता था भी ये सीए भी ये सारे काम करते हैं, पार्टनरशिप बनाना, डिजोल्व। वो कहते हैं जी डिसोल्यूशन डीड सुना है कि बनाना चाहिए, कल को दिक्कत नहीं होती डिसोल्यूशन डीड। तो मैंने उनको यही कहा भाई डिसोल्यूशन डीड तो बन जाएगा, लाओ पार्टनरशिप डीड दो। उसको ही उल्टा लिखना है कि जो डीड इस दिन हुआ था, इस दिन हुआ था, आज वो पार्टनरशिप क्या हो रही है, डिसॉल्व। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भी ये कौन सा डीड मांग रहा है। मैंने कहा क्या बात। कहता है सर तो मैंने कहा कोई वकील के पास गए थे, कोई पार्टनरशिप डीड क्या। कहना हम तो इकट्ठी दुकान खोली शुरू। मैंने कहा फिर बहुत बढ़िया बात है। ये तो वही बात है, शादी की नहीं लीगली और डिवोर्स चाहिए लीगली। जैसे शादी करोगे तो ही डिवोर्स होगा, शादी तो की नहीं। लेकिन कहते डिवोर्स पक्का चाहिए, एक दूसरे से पीछा पक्का छोड़ना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? जज नहीं पूछेगा शादी कब हुई थी, वो तो की नहीं। बस फिर ठीक है, जैसे इकट्ठा रहना शुरू कर दिया वैसे अलग रहना शुरू कर दो। पार्टनरशिप में भी यही होगा, कोई डिसोल्यूशन डीड नहीं। आप क्या करो, जैसे आप इकट्ठे बिजनेस करने लगे थे वैसे अलग हो जाओ बस। जब है ही नहीं पार्टनरशिप तो डीड तो बनता, डिसोल्यूशन डीड तो बनता जब उसमें लिखा जाता इस डेट को जो पार्टनरशिप हुई थी उसको, उसकी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग। आज हम क्या करते हैं, पूछेंगे ना, जज भी पूछेगा शादी का साल, ये वाली शादी इस दिन हुई थी, जो पूछेगा तो ही डिवोर्स होगा, ये पूछेगा। चलो, तो लोग कहता है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, बिना 1 रुपया भी खर्चे ओरल अग्रीमेंट कर लो तो पार्टनरशिप, लिख लो पेपर पे, थोड़ा आपस में साइन कर लो तो थोड़ा पक्का सबूत। लेकिन लीगली वैलिड नहीं है वो पेपर पे लिख के साइन करो। कोर्ट में जाना है तो क्या बनाओ, पार्टनरशिप डीड। डीड पे सरकारी टिकट लगेंगे, कोई बहुत खर्चा नहीं है। और ये डीड टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। लेकिन डीड हो जाने से भी पूरी पावर आपके पास नहीं आएगी। आप पार्टनरशिप को क्या करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विद रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स। ROF बोल देते हैं, जैसे ROC होता है ना, हर स्टेट की कैपिटल में कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। जिस देश में डीड बनाना जरूरी नहीं है, सोचो वहां पे रजिस्ट्रेशन कहां जरूरी होगा फॉर्म का, डीड ही नहीं है। पर ये अगला स्टेप है। पहला स्टेप पार्टनरशिप कर लो, जैसे मर्जी कर लो। दूसरा स्टेप बढ़िया है, क्या बना लो, डीड। तीसरा और बहुत बढ़िया स्टेप जो कि लोग फॉलो नहीं करते, क्या करो, रजिस्टर्ड करवा लो। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाना ना करवाना ये आपकी चॉइस है, आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, करवाओ ना करवाओ। ना करवाने पे कोई पेनल्टी नहीं है, डीड ना बनाने पे भी कौन सा पेनल्टी है, पर ना करवाने की बड़ी लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। हरियाणा में हो तो कहाँ है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, चंडीगढ़ में। मान लो आप जोधपुर में हो तो कहाँ, जयपुर में मिलेगा। इस तरह जहां जैसे ROC होता है ना, एक अलग ऑफिसर है, LLP का अलग बंदा ना बिठा के सरकारों ने क्या ROC को काम दे दिया। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, क्योंकि पार्टनरशिप 32 वाली बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो उसका रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म अलग है। क्या करना होगा, इसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में पार्टनरशिप डीड with sign of all partner के sign to be submitted to ROF। पहले तो आप डीड, आपको जी ओरल पार्टनरशिप है, कहता भागो फिर यहां से, रजिस्ट्रेशन नहीं होता। फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पार्टनरशिप क्या होनी चाहिए, रिटर्न डीड होना चाहिए, नहीं तो फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। पहली बात, डीड बनाओ और डीड की कॉपी सबमिट करनी है। सबके पार्टनर के साइन तो होते ही है डीड पे, नहीं है तो कर लो। प्लस जो रिस्पेक्टिव फॉर्म है, कोई भी रजिस्ट्रेशन, देखो कोई भी फॉर्म भरे बिना कोई काम होता है क्या, कहीं पे आप गए वहां आपका फोन भी जमा होना है तो जमा करने के लिए भी वो फॉर्म भरवाएगा कोई, कहां जमा करेगा, ऐसा है ना। जैसे कहीं पार्किंग में आपने वो लगा दी अपनी बाइक बस स्टैंड पे, तो वो भी कोई चिट बना के देगा, भाई ये वाला नंबर है आपका, फोन नंबर कुछ लिखेगा। तो वही चीज है, यहाँ फर्म रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हो, कोई भी फॉर्म का नाम नूम नहीं है कुछ, कोई भी रिस्पेक्टिव फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का भरो, उस पे भी किसके साइन करवा दो, सभी पार्टनर के। बाई चांस कोई पार्टनर विरोध ही कर रहा हो रजिस्ट्रेशन का,
डीड तो है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता हो कि फॉर्मेलिटी ना करो। अगर सबके साइन है फॉर्म पे जमा कराओ, जो भी रिक्विजिट फीस है, अमाउंट नहीं, रिक्विजिट फीस है वो पे करो, आरओसी को सबमिट कर दो। अगर आरओसी को कोई डाउट है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो आपको वो मेल करके या लेटर इशू करके क्या है आपसे इंफॉर्मेशन ले लेगा, वो इंफॉर्मेशन दे देना। अगर ना दी तो वो क्या कर सकता है, वार्निंग देके आपके रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप आईसीआई में फॉर्म भरते हैं फाउंडेशन का, मान लो वहां पे कोई इंफॉर्मेशन रह गई, आपने नहीं दी। वैसे तो आजकल बहुत बढ़िया काम है, ऑनलाइन फॉर्म जाता है, कोई इंफॉर्मेशन फिल ही नहीं करोगे जो जरूरी है, वो स्टार लगा होता है ना रेड, अगर जरूरी है नहीं करोगे तो फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा, एरर दिखा देगा। ये बहुत अच्छी चीज है, भूलने का चांस ही नहीं है। लेकिन चलो फिर भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी थी उन्होंने मांगी, आपने नहीं दी, तो वो आपको मेल वेल करके इंफॉर्मेशन मांगेंगे। फिर भी आप जवाब ना दो तो वार्निंग देके वो कैंसिल कर सकते हैं आपका फॉर्म। ऐसे होता नहीं, कभी सुना नहीं ऐसा फॉर्म कभी कैंसिल हो जब फॉर्म भर दिया सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तो लेकिन फिर भी आरओसी डिटेल मांगे तो सबमिट कर देना, और क्या है, रजिस्टर्ड कर देगा। ठीक है ना, डिटेल दोगे तो आपकी एप्लीकेशन वार्निंग देके क्या कर सकता है, कैंसिल। रजिस्ट्रेशन करना उसका ड्यूटी है। अगर आरओसी बहाने बना रहा है, इधर उधर के रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, तो यू मे गो टू द कोर्ट, उधर जाओ कोर्ट में एप्लीकेशन दो। किसके खिलाफ, आरओसी के। सर ये कर ही नहीं रहा बंदा रजिस्ट्रेशन, सारी फॉर्मेलिटी कर दी, तो कोर्ट में ऑर्डर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म टू आरओएफ, उसको ऑर्डर दे सकता है कि भैया तू क्या कर इनका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वही है, उसके पास ना एक रजिस्टर ऑफ फॉर्म होता है। किसके पास, आरओसी के पास। क्या हुआ, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स। किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास क्या होता है, रजिस्टर ऑफ फॉर्म, जिसमें जिसका नाम चढ़ गया तो वो फर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड। आपका नाम दर्ज कर लेगा उसमें, और ब्रीफ डिटेल लिख लेगा कि ये नाम है, ये लोकेशन है, ये पार्टनर है, ये रेशो, उसमें तो लिखेगा ब्रीफ। बाकी आपकी डीड और वो सारे डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन वाले उसके रिकॉर्ड में जमा हो जाएंगे। तो आपकी फर्म समझो उस दिन रजिस्टर्ड होगी जब आपकी फर्म का नाम कहां लिखा गया, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है, कभी भी, जब शुरू में पार्टनरशिप बनाई तभी करवा लो काम। अब मान लो बच्चा पैदा हुआ, पेरेंट्स क्या है उसका बर्थ सर्टिफिकेट साथ के साथ लेते हैं, मर्जी है ले सकते हो। कई पेरेंट्स कहते हैं जब जरूरत होगी तब ले लेंगे, क्या जरूरत है, बच्चा साथ है, सबसे बड़ा सबूत है बच्चा पैदा हो चुका है। तो जी इसके बर्थ सर्टिफिकेट से क्या होगा। लेकिन कभी एडमिशन करवाना है उसका या स्कूल में तो कहता है तब ले लेंगे, ऐसा होता है ना। आप लोगों के पास, सबके पास हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, सबके पास है भी, आप हरियाणा के हैं ऐसा, चलो अच्छी बात है। वैसे नहीं तो कई बार नहीं भी होता, जब जरूरत पड़ेगी मजबूरी होगी तब ले लेंगे। जैसे कहीं एडमिशन लेना है या कहीं कुछ ऐसा होता है ना, कहीं कुछ अप्लाई करना है जिसमें हरियाणा के लिए कोई कोटा है ऐसा, तो बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं कि आप सोचते हैं जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। हाँ पासपोर्ट वोसपोर्ट सब बनवा के रखते हैं आजकल, वो कहते हैं कब अपॉर्चुनिटी आ जाए और जाना पड़ जाए ये तो पहले बनवा लो, बाकी चीजों का क्या बनवा लेंगे जब जरूरत हुई तो, वो मौका नहीं छोड़ना। चलो आप फर्म को रजिस्टर्ड शुरू में करवा लो, बहुत ही अच्छा है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप जब ठीक लगे तब करवा लो, और इवन यू आर गोइंग टू डिसॉल्व द फर्म, आप फर्म बंद करना चाह रहे हैं, बंद करने से जस्ट पहले क्या करवा लो, रजिस्ट्रेशन, फिर फर्म क्या कर लेना, डिसॉल्व। एक कहता है ये क्या बात हुई, जब सारी उम्र तो रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, अब फर्म बंद होने जा रही है, अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। ऐसा है, रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से आपको बड़ी तरह से रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती हैं। जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है ना, पैसे के लेन देन के सिविल केस थर्ड पार्टी पे कर ही नहीं सकती। आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, वैसी ओरल पार्टनरशिप या डीड, कई लोगों को लगता है डीड होना मतलब क्या है, फर्म रजिस्टर्ड होगी ना। डीड होना मतलब लीगल पेपर पे लिखा जाना है कि हाँ फर्म है, बाकी वो रजिस्ट्रेशन तो किससे होगा, रजिस्टर्ड ऑफ फर्म से। मेमोरेंडम आर्टिकल बनने से क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, नहीं, वो चाहे स्टैंप भी लग जाए कुछ लग जाए, नहीं, बस अग्रीमेंट है वो तो आपस में। तो रजिस्ट्रेशन जिस फर्म का नहीं होता ना, वो थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती होती पैसे लेने का। मान लो आप 5 लोगों की पार्टनरशिप है अनरजिस्टर्ड, और मैंने आपसे उधार माल खरीद लिया, जनरली मैंने आपको पैसा देना है, दे ही नहीं रहा, तो यू कांट सू मी, मेरे पे केस नहीं कर सकते आप। लेकिन
मेरे से आपने माल खरीद लिया अनरजिस्टर्ड फर्म ने, मैंने उधार बेचा है, मेरे को पैसे नहीं दे रहे, मैं केस कर सकता हूं, वो तो है ही है। फिर तो अगर आप पे केस ना हो सके, ना आप कर सको, आप ना कर सको तो ठीक, आप पे भी केस ना हो तो फिर तो बढ़िया लॉटरी। आप तो क्या है, गलत काम करते जाएंगे, माल खरीदते जाएंगे, पैसे देंगे ही नहीं। नहीं, आपका ड्रॉबैक है, मेरा नहीं। मैं आप पे आई कैन सो द पार्टनरशिप वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, मैं तो कर सकता हूं, आप मेरे पे नहीं। कौन सा केस? सिविल केस। सिविल केस मींस पैसे के लेन देन का केस। और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में कोई मतलब कोई चीटिंग कर ले पार्टनर, चीटिंग मतलब क्राइम नहीं, मतलब ऐसा जैसे कोई फालतू शेयर ले गया, प्रॉफिट इतना आना नहीं था, या सैलरी उतना काम नहीं किया, फालतू ले गया। पार्टनरशिप पार्टनर पे केस नहीं कर सकती इफ इट इज अनरजिस्टर्ड फर्म। 100 रुपए से ज्यादा किसी से पैसा लेना है ना, तो फर्म तो ही क्लेम कर सकती है अगर वो रजिस्टर्ड है। आप कहोगे सर क्या मजाक है, 100 रुपए से ऊपर का ही केस करेंगे क्या? मान लो किसी से आपने 60 रुपीज लेने हैं, फर्म ने वो दे नहीं रहा, तो फर्म को कोर्ट कहेगा कर लो केस कर लो, क्योंकि ये 100 रुपए से क्या है, कम। अनरजिस्टर्ड भी कर लो केस, करोगे 60 रुपए का केस, सारे हंसते और फिरेंगे, दूर दूर बुला के लाएंगे, कहा देखो इस फर्म को देखो 60 रुपए मांग रही है कोर्ट में। ऐसा ना, ये क्या है, अमाउंट अपडेट करने की जरूरत है। ये मैंने जब पढ़ा था ना पार्टनरशिप एक्ट, तब भी 100 रुपए था, देख लो, मतलब इतने सा। और उससे पहले भी शायद 1932 से ही 100 रुपए चल रहा है। उस जमाने में 100 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी, होते ही नहीं होंगे 100 रुपए किसी के पास 32 में, क्योंकि मैंने तो सुना 1940-45 में किसी रिलेटिव ने घर की रजिस्ट्री करवाई थी, कोई नाना नानी के परिवार में, जैसे उन्होंने अपना घर खरीदा, तो आज भी बताते हैं कि हमारी रजिस्ट्री 5 रुपए की हुई है, 5 रुपए की रजिस्ट्री हुई है वैल्यू उसकी। अब सोचो 5 रुपए, तब मुझे ध्यान आता, अच्छा 100 रुपए तो बहुत ज्यादा रहे होंगे उस जमाने में, मान के चलो। कई बार बुजुर्ग है, किसी बुजुर्ग के पास बैठा था, कहता जी मैं सरकारी नौकरी लगा, हरियाणा सरकार में 26 रुपए मिलते थे मुझे, 1966 में बता रहा था। कहता मैं हरियाणा में नौकरी लगा, सरकारी 26 रुपीज की नौकरी थी मेरी, बोलो मंथली पे। तो पैसे की अब लगता है जी, वो बुजुर्ग तो सोच रहे होंगे भाई अब वाले इंडिया में पैदा होते जहाँ पे 50,000 तनख्वाह मिलती है मान, पर पैसे की वैल्यू भी तो नहीं रही ना, मान के चलो, वो वैल्यू बहुत थी उस 26 रुपए की। चलो, तो कहने का मतलब उस वक्त 100 रुपए ज्यादा रहे होंगे, लेकिन अब तो इस अमाउंट को कम से कम कोई 50,000 या 1 लाख कर दो। 100 रुपए मजाक सा बन के रह गया है। किसी को बताएं, कहता जी मैं केस कर सकता हूं, पैसे लेने किसी से, फर्म वाले पूछते हैं, तो सामने वाला ये पूछे भाई लेने कितनी है तो बताओ, कहता जी 2 लाख, कहता ना ना नहीं, अगर तूने 50, 60, 70 लेने होते तो कर सकता, तो कहाँ फायदा है, बेकार चीज है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं देखा जाए तो। कौन करेगा 60, 70, 80 रुपए का केस? कोई 10,000 लेने हो, 5,000 फिर भी सोच लो, और नहीं तो 10,000 तो कर ही दो, आज के जमाने में 10,000 रुपए तो कर ही दो, क्योंकि मान के चलो केस करेगा, वकील करेगा, खर्चा करेगा, कोई पैसे तो बने, वरना कौन केस करता है, मान के चलो। तो कई बार इस तरह के डिस्प्यूट हो जाते हैं। पहले कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, 4 पार्टनर में हमारी फैमिली ने प्रॉपर्टी ले ली, एक बहुत पुरानी बात है, बुजुर्गों ने ले ली, जैसे बाहर अम्बाला साइड में, तो 4 पार्टनर ने ले ली, लेके आगे बेच दी। आगे वालों ने टुकड़े ले लिए, जैसे 2-3 एकड़ लैंड थी, आगे वालों को टुकड़े बेच दी, उनसे पैसे अपने आ गए, अपना कोटा पूरा हो गया। लेकिन क्या चक्कर पड़ा, जो अपना सेलर था ना, वो डिफॉल्टर था, उसने कागज उल्ट पुल्ट करके प्रॉपर्टी और तीसरी जगह और बेच दी। पहले हम लोगों को बेची, फिर किसी और को और बेच दी। जिसने हमसे खरीदी वो भी परेशान, भी हमारा क्या होगा, पर वो छोटे छोटे मालिक थे जैसे टुकड़ों में, और हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपने तो पैसे आगे से पूरे हो गए। दिक्कत किसको हुई? जिन्होंने आगे खरीदी। फिर भी हम लोगों ने केस डाला, भाई चलो ये बंदा तो गलत है, भाई चलो प्रॉपर्टी लो, आगे वालों बेचारों को जो भी है देंगे, जैसे भी है। केस चलता रहा 1988 से, 88 से केस, बुजुर्गों के टाइम केस किया। और उसमें क्या है, एक पार्टनर फोन करे, कहता जी वकील साहब के 10,000 देने हैं, कभी फोन करे 5,000 देने हैं, ऐसे एक बंदा या उन 4 में से 4 पार्टनर थे, वो फॉलो करता रहा। बाकी तंग हो गए भी, यार 5,000 दो, कभी 10,000 दो। उसको लिख के उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया भी केस तू ही फॉलो कर ले, केस जीत गया, जो बेनिफिट हुआ सारा तेरा, हमें कोई मतलब नहीं, आगे से फोन मत कर, हमें ये जमीन जमीन कोई लेना देना। क्यों वकीलों के चक्कर में पड़ना? 88 से बोलो 33-34 साल कितने हो गए, कहाँ कोर्ट फॉलो कर पाओगे आप, मान के चलो। वो तो फिर भी 2-2.5 एकड़ जमीन का मामला है, उस जमाने में तो वैल्यू नहीं थी, अब तो वैल्यू बड़ी होगी। उसके बाद तो क्या हुआ उस जमीन का पता भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं।
तो कहने का मतलब कोर्ट कचहरी 100 रुपए के लिए बड़ा मजाक लगता है, इसको अमाउंट बढ़ाना चाहिए। पर फिलहाल अनरजिस्टर्ड फर्म की क्या डिसेबिलिटीज हैं? वो सिविल केस पैसे के लेन देन का थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकती, 100 रुपए के ऊपर का क्लेम मांग ही नहीं सकती कोर्ट में, सर हमने पैसे लेने हैं, पार्टनर पे केस नहीं कर सकती। लेकिन याद रखना, फर्म चाहे अनरजिस्टर्ड है तो भी क्रिमिनल केस कर सकती है। अगर पार्टनरशिप की दुकान में चोर घुस गया, पार्टनरशिप की दुकान में आप लोगों ने चोर पकड़ लिया, वो चोर कहता हाँ हंस रहा है, कहता आप क्या करोगे, यू आर अनरजिस्टर्ड। वो कह रहा है, कहता मैं पढ़ क्या हूं, आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है। उसके दो लगाना अच्छे से, भैया ये क्राइम कर रहा है तू, और अच्छे से पढ़ा कर, अच्छे से पढ़ता तो ये काम ना करता, चोरियां करता फिर रहा है आधी अधूरी नॉलेज से। उसको समझाओ भैया तूने पढ़ा, सही नहीं पढ़ा, ये क्रिमिनल एक्ट है और क्रिमिनल केस हम कर सकते हैं चाहे फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड। ऐसे थोड़ी आपका कोई ग्लास पत्थर मार के तोड़ दे और कहे कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो अनरजिस्टर्ड हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कौन सा केस है, क्रिमिनल। दूसरी बात, हर पार्टनर को फर्म का डिसॉल्यूशन पे हिसाब मांगने का राइट है। पार्टनरशिप के हर पार्टनर को फर्म को डिसॉल्व करने की डिमांड करना, अपना हिसाब किताब मांगना, वो राइट है। वैसे अनरजिस्टर्ड फर्म जैसे पार्टनर पे नहीं केस कर सकती, पार्टनर भी अनरजिस्टर्ड फर्म पे केस नहीं कर सकते, बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए फर्म को क्या करवाना चाहिए, रजिस्टर्ड। पर लेकिन कोई पार्टनर ये थोड़ी कि 5 पार्टनर है, इनमें से एक पार्टनर बार बार कह रहा है जी आओ फर्म डिसॉल्व करते हैं, बाकी कह रहे हैं कह ही नहीं सकते तुम, फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे तो फर्म ही नहीं डिसॉल्व होगी। नहीं, ये कह सकते हो, अपना हिस्सा मांग सकते हो रिटायरमेंट पे, वो राइट है चाहे फर्म अनरजिस्टर्ड है। पर लेकिन मेन दिक्कत है थर्ड पार्टी पे केस ना करना, 100 रुपए से ज्यादा की डिमांड नहीं, अपने पार्टनर पे कोई एक्स्ट्रा वेकेंसी या कोई ऐसे केस नहीं कर सकते। क्रिमिनल केस कर सकते हो, पार्टनर डिसोल्यूशन की डिमांड कर सकता है, अपना हिस्सा मांग सकता है चाहे फर्म अनरजिस्टर्ड। तो मैं कह रहा था ना, डिसोल्यूशन से जस्ट पहले फर्म रजिस्टर्ड करवाना क्यों चाहते हो, ये इस वजह से, मान लो आपको लग रहा है फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व और हमारा होना है झगड़ा, पता ही होता है ना झगड़ा होना है, तो फैसला कैसे होगा, केस कर नहीं पाएंगे, तो क्यों ना आप पहले क्या करवा लें, रजिस्टर्ड। कुछ ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कंपनी की तरह नहीं है पंगे ज्यादा, तो फर्म क्या करवा लो, रजिस्टर्ड, फिर आप केस कर लेना। मान लो हमारी फर्म ने तनिष्क के साथ या दीपांशु इनके साथ क्या है, फर्म ने डील कर ली, ये लोग पैसा नहीं दे रहे, कोई लेन देन है पैसे का दे नहीं रहे, इनको पता है कुछ कर तो नहीं सकते, फर्म क्या है अनरजिस्टर्ड। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं थोड़े दिन बाद, हमने फर्म रजिस्टर्ड करवाई जाके, अब केस कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। यानी जब केस करना हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, रजिस्टर्ड कराओ तब कर लो केस, यही बात है ना। तो आप फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप कभी भी, और जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कभी भी फर्म रजिस्टर्ड करवा सकते हो, बाय लॉ जरूरी नहीं है। और कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो, उसको क्या पता, वो बेचारा लिखे बैठा है यू आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2-1, ऐसा आपके पार्टनर 4 हो गए, तो बताओ ना भैया आरओसी को कि हमारी पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर 4 हो गए, तो ही वो अपने रिकॉर्ड में क्या करेगा, अपडेट। क्लियर, आप 4 हो ये नहीं बताया, चौथे की लायबिलिटी शायद ना बने, ध्यान देना। कल को किसी ने केस वेस डाला ना, 3 तो तुम जिम्मेवार हो ही, तुम तो कभी गए ही नहीं, तुम 3 तो हमेशा से हो। अगर मान लो कल को कोई केस में झगड़ा हो तो चौथा शायद बच जाए, वो कहता मेरा तो नाम ही नहीं है, अभी रजिस्टर्ड ही नहीं आरओसी में, कोई पूछे तो आरओसी के रिकॉर्ड में पार्टनर ही कितने हैं, 3। इसलिए इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड करवाओ, ताकि ये अपडेशन है सर हमारा रेशियो ये हो गया, हम 4 हो गए ऐसे। मान लो एक केस हुआ, पार्टनरशिप में पार्टनर थे ए बी सी डी, डी फर्म से रिटायर हो गया या एक्सपायर हो गया, उन्होंने आरओसी को नहीं बताया, तो क्या इस केस में कोई लायबिलिटी से पार्टनरशिप बचेगी, नहीं बचेगी। क्यों बचेगी, तुम तीनों पार्टनर पहले थे तो अब भी हो, तुम तीनों लायबल समझो, वो तो चला ही गया दुनिया से, ठीक है ना। तो वैसे आपको ये देरी नहीं करनी चाहिए, पर इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कितने दिन कोशिश करनी चाहिए, जैसे भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, रेशो बदले, डीड बदले, नया डीड बना के आरओसी में सबमिट कर दो, सॉरी आरओएफ में, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अपने रिकॉर्ड में क्या कर लेगा, अपडेट। इसे भी क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अपडेट।
कोई भी पार्टनर आए जाए उसकी इंफॉर्मेशन आरओसी को क्या कर दें, अपडेट। और आरओसी का रिकॉर्ड खुला है, जैसे एलएलपी और कंपनी में होता है ना। आप में से कोई भी सिरसा में एक पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, आप उसमें पार्टनर बनने जा रहे हो, आपको शक है कि भाई ये जो डीड दे रहे हैं सही है कि नहीं, रिकॉर्ड क्या है, कहां जाओ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जाके पढ़ लो, सारी पार्टनरशिप का डाटा पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको लगता है जी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में बैठ के कौन पढ़े अब, तो आप क्या हो, उसकी कॉपी ले लो, फुर्सत में पढ़ लेना, कॉपी ले लो वहां से, वो चार्जेस ले लेगा नॉमिनल से, जो भी पर पेज 5 रुपए जो भी है, जितने भी पेज है डिटेल डीड की दे देगा, आप पढ़ लेना। यानी एलएलपी कंपनी और रजिस्टर्ड फर्म में एक ही बात है, रजिस्ट्रार आपको क्या देगा, डिटेल। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ आया, ना करवाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन फाइन है नहीं। कौन करता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कब करता है, जब आप एप्लीकेशन दोगे, रिक्विजिट फॉर्म दोगे, डेढ़ की कॉपी लगाओगे, सबके साइन करोगे। मान लो एक आधा पार्टनर फॉरेन गया हुआ है, बीमार है, इलाज के लिए गया है, तो क्या करो, एक पार्टनर क्या है, वो अपना ऑथराइज बंदा अपॉइंट कर सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव या जो भी ऑथराइज उसका बंदा है उसको ऑथराइज कर सकता है, वो साइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे। तो इस तरह का प्रोसेस। कितने होने चाहिए रिलेशन, किनका है, 2 या 2 से ज्यादा, मैक्सिमम कितने, 50। ठीक। और इसके अंदर माइनर शुरू में पार्टनर कभी नहीं बन सकता पार्टनरशिप में, याद रखना। चलती पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है, पहले आप पार्टनरशिप मेजर लोग बना लो, बाद में जब पार्टनरशिप बन जाए ना, देन आफ्टर यू कैन ऐड माइनर एज अ पार्टनर फॉर बेनिफिट्स ओनली। बेनिफिट ओनली से मतलब ये नहीं है कि लॉस का हिस्सा नहीं उठाएगा, याद रखना। जो फर्म में पैसा है वो तो डूब सकता है, घर से लाने के लिए लायबल नहीं। बाकी पार्टनर की लायबिलिटी तो क्या होती है आपको पता है, अनलिमिटेड। माइनर की नहीं, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, जो फर्म में लगा है वही डूब सकता है माइनर। फिर माइनर प्रॉफिट लेने के लिए तो बराबर हिस्सेदार है, हाँ प्रॉफिट लेने के लिए इक्वली राइट रखता है, इंटाइटल है। फिर क्यों बनाते हो माइनर को पार्टनर, प्रॉफिट लेने पूरे आ जाएगा, काम करेगा सैलरी लेगा, पैसा लगाएगा इंटरेस्ट लेगा, सब कुछ लेगा, लॉस आया तो बस घर से नहीं लाएगा, फिर क्यों बनाते हो। गुडविल, माइनर है वो अंबानी का बेटा है, अमिताभ बच्चन का है, या शाहरुख वाला तो रहने दो, या किसी और का है तो उसको पार्टनरशिप में ले लो, नाम चमकेगा उसका बेटा, ऐसा होता है ना, या बेटी है कोई ऐसे। तो जो भी किसी सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं बेटा बेटी, उनमें से किसी को पार्टनरशिप में ले लो। कोई बहुत बड़ा ज्वेलरी का कोई शोरूम खुल रहा है तो पार्टनरशिप में एक एक्ट्रेस ले ली, एक एक्ट्रेस की बच्चा ले लिया जो अंडर 18 है, गुड़िया, उसको भी बना लिया, चलेगा चलेगा चलेगा, क्योंकि नाम चलेगा ना, होगा अच्छा अच्छा उनके बच्चे हैं, नाम है। दूसरा पैसा, मान लो पार्टनरशिप को बड़ी सख्त जरूरत है पैसे की, कैपिटल की, कोई और तैयार नहीं, माइनर तैयार है, बना लो पार्टनर, देखा जाएगा। बुरी चीजें क्यों सोचे लॉस आएगा, अच्छा ही सोचे पैसे कमाएंगे, क्या सोचे भी लॉस आएगा ये उठाएगा नहीं। जब प्रॉफिट आएगा तो किसी को दिक्कत है, बराबरी है। बल्कि माइनर को डे टू डे अफेयर देखने का राइट नहीं होता, माइनर आके रोज बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखता, और वो मीटिंग में आके अपनी बात नहीं कह सकता, माइनर को डे टू डे में पार्टिसिपेट नहीं करवाते माइनर को, तो बेचारा पार्टनर बन गया, पैसा ले आया, बना लो, लॉस नहीं उठाएगा, क्या करना है, लॉस सप्पा उठा लेंगे, आएगा ही नहीं, भगवान करे लॉस आए ना, नेगेटिव सोचे ही ना, पार्टनर बना लेते। ऐसा होता है, गुडविल, नाम, पैसा, ऐसा। या फिर ऐसा करो, ना नाम है ना गुडविल है ना पैसा, अपने अपने बच्चों को बना लो, राम श्याम पार्टनर है, कहते तेरा बेटा और मेरा बेटा दोनों क्या बन जाएंगे इधर, पार्टनर। तो फिर तो क्या दिक्कत है, उसका भी दोनों के आगे ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से पार्टनरशिप थी राम और श्याम की। राम का कहीं घूमने घामने गए, राम का बच्चा कह रहा है पापा ये वाला झूला लेना है, झूले की टिकट है 800 रुपए की, हो गया ये वाला झूला लेना है। दूसरा पार्टनर करने, ना बेटा छोटा भी तू, डर लगेगा, ना 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 खतरा नहीं ले सकते हम। बाद में उसके बच्चे ने भी आके कह दिया पापा मैंने भी ये लेना है, कह हाँ अब जाओ दोनों, हिसाब बराबर हो गया, 800 इसके लगेंगे, 800 इसके भी लगेंगे। ये फैक्ट है। आज की डेट में पार्टनरशिप के सारे झगड़े ऐसे हैं। अब देखो बाजार में पार्टनरशिप की जितनी दुकानें हैं ना, वहां यही चल रहा है सिस्टम कि एक ने गाड़ी ली, दूसरे को जरूरत नहीं है, कहता भैया दुकान से बराबर लेंगे, 2 गाड़ियां लेंगे, खाने का सामान 2 आएगा, सब कुछ बराबर, नहीं तो झगड़े शुरू। ऐसा सिस्टम है, और इसलिए पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, खर्चा फालतू हो जाता है।
इस तरह से। इवन मैंने तो ऐसा देखा है, एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो तेरा कज़न पढ़ता तो है नहीं, फाउंडेशन तो हमने पास करा दिया, अब इंटर कैसे पास करे, ऐसे ही ज्वाइन कर ली वो। उससे मैं कहता, उसका कज़न था, मैंने कैसे ज्वाइन कर दी, कह सर बात यह है हमारा जॉइंट बिजनेस है, ये हमारे पापा के पार्टनर का बच्चा है, इसने देखा मैंने ज्वाइन कर दी तो कहते हम भी करेंगे। मैंने कहा भैया और चीज़ों में तो ठीक है, यहाँ नहीं पार पड़ती है ऐसे बराबरी वाली, यहाँ तो चक्कर और है, पढ़ना पड़ेगा, यहाँ कोई बिस्कुट थोड़ी खानी है, आइसक्रीम खानी है, भैया वो खाएगा तो मैं भी खाऊंगा। है जी, ऐसे ही है हमारे पार्टनरशिप में भी, वो करेंगे तो इनकी फैमिली वाले भी करेंगे, जरूरत है छे नहीं, बराबर करेंगे। चलो, तो पार्टनरशिप में झगड़े होते हैं और टाइम धीरे धीरे पार्टनरशिप का भी समझो जा ही रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ही बिजनेस चलते हैं, क्योंकि आपस में बनती नहीं है, दिक्कत ये होती है। चलो, पार्टनरशिप में कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, कंपनी तो एलएलपी में भी बन जाती थी, कंपनी इस पार्टनरशिप में भी पार्टनर बन सकती, क्योंकि कंपनी एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल लाइबिलिटी उसकी क्या है, बाय कंपनीज एक्ट वो परपेचुअल सक्सेशन रखती है। कंपनी कैन बी एडेड टू द पार्टनरशिप, बन सकती, एचयूएफ नहीं बन सकता, दो पार्टनरशिप भी पार्टनर नहीं बन सकती। मान लो इन तीन की पार्टनरशिप है, इन लोगों की, और इधर तीन और की है, अबे परम और हर्षित की है, इधर मोहित जतिन और साहिल की है, दो पार्टनरशिप। ये दोनों ने सोचा कि हम दोनों पार्टनरशिप को एक एक पार्टनर मानते हुए पार्टनर बना ले, ना ना, नॉट पॉसिबल, पार्टनरशिप फर्म कांट बी अपॉइंटेड एज अ पार्टनर इन अनदर फर्म। एक काम है, आप ऐसा करो, एक नई पार्टनरशिप बनाओ जिसमें पार्टनर दो फर्में नहीं होंगी बल्कि दोनों फर्म के पार्टनर होंगे, यानी उस पार्टनरशिप में पार्टनर दो नहीं, कितने होंगे, 6। मान लो इनकी पार्टनरशिप का नाम है हरियाणा ट्रेडर, इन तीनों की पार्टनरशिप का नाम है पंजाब ट्रेडर, हरियाणा ट्रेडर उनका नाम है पंजाब ट्रेडर। तो ये चाहते थे कि हम एक पार्टनरशिप बनाएं जिसका नाम रखें इंडिया ट्रेडर, जिसमें एक पार्टनर हो हरियाणा ट्रेडर, दूसरा पार्टनर हो पंजाब ट्रेडर। नॉट अलाउड। कहते सर ऐसा क्या है, ऐसा ही है, आप एक पार्टनरशिप बनाओ इंडिया ट्रेडर, उसमें पार्टनर का नाम क्या होगा, हर्षित, अबे, परम, साहिल, मोहित, जतिन, ऐसे पार्टनर का नाम होगा, 6 पार्टनर दिखेंगे ना कि 2, यानी फर्म कांट बी एड। वजह है, फर्म को पार्टनर बना लिया तो फर्म का तो अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन पक्का नहीं है, फर्म तो कब मर्जी डिसॉल्व हो सकती है, एक पार्टनर चला गया, 2 और आगे, फर्म ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकता है, फिर उस पार्टनरशिप में किसका क्या हिस्सा है पता कैसे लगेगा। फर्म को तो कंपनी नहीं शेयर देती, सेक्शन 8 की देती कंपनी शेयर, पढ़ा था ना। तो फर्म कांट बी अपॉइंटेड एज अ पार्टनर, फर्म के पार्टनर मिलकर एक नई फर्म बना सकते हैं। 2 इंडियन होने चाहिए, फर्म बना लो, बाद में फॉरेन नेशनल को ऐड कर सकते हो पार्टनरशिप में, पर एलियन एनिमी ना हो, लड़ाई ना हो, मतलब उस देश के लोगों को पार्टनर बना सके। और 2 लोगों के अलावा अगला पॉइंट इसमें है अग्री टू शेयर। अगर पार्टनर हो तो प्रॉफिट मिलते होंगे, अगर आपको प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट नहीं, इट मींस यू आर नॉट अ पार्टनर। पार्टनर हो तो प्रॉफिट तो मिलता होगा ना। कोई लोगों की आपस में पार्टनरशिप है या नहीं, मान लो जतिन को क्या मिल रही है, 50,000 रुपये मंथली मिल रही है इन लोगों से, मंथली फिक्स, तो पक्का ये पार्टनर नहीं है, इसे तो सैलरी मिल रही है, इंप्लॉई है। लेकिन अगर ये रेशो ले रहा है 1/10 ऐसे प्रॉफिट, नॉर्मली ये क्या है, पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयर करता है, अगर ऐसे फिक्स ले रहा है तो वो श्योर है कि पार्टनर नहीं, वो तो क्या है, एम्प्लॉई। क्लियर। तो ये देखना है प्रॉफिट का शेयर किसका, बिजनेस। प्रॉफिट मोटिव के बिना किए गए काम में पार्टनरशिप नहीं होती। 2 लोग मिलके मंदिर में सेवा करते हैं, गरीब लोगों को रोड पार करवाते हैं, ऐसा होता है ना, ऐसा ही देखो, सेटिस्फेक्शन तो बहुत मिलती है इस तरह के कामों में। तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं कई बार कि लोगों को परेशानी है, चलो लोगों की हेल्प कर दो। मुझे भी किसी ने, मतलब मैं अपनी मदर को कहीं रश में लेके गया व्हील चेयर पे, वो उनकी व्हील चेयर थी जहाँ प्रोग्राम में गए, तो चलो जी, फिर मैं वो व्हील चेयर छोड़ने गया, मदर चलते हैं वैसे, पर वो रश होता है ना, कोई धक्का ना लगा दे बुजुर्ग को ऐसे। तो किसी ने देखा भाई ये भी यहाँ सेवा कर रहा है, मतलब व्हील चेयर लेके, उन्होंने आवाज़ मार ली मुझे, कहा भाई साहब इनको भी छोड़ के आना, मैं उनको छोड़ा, बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। फिर मैं लेके आ रहा था व्हील चेयर अपनी, छोड़ो, एक और ने आवाज़ मार दी, कहता इनको भी छोड़ो, ऐसे करके मेरा वहाँ वेट करते रहे, भी गया कहाँ, हमें यहाँ छोड़ के, बाई चांस फ़ोन था नहीं तो वहाँ भी बंदा ही नहीं आया हमारा, वापस ही कहाँ व्हील चेयर छोड़ने गया था। तो कई बार ऐसे होता है। तो अगर मान लो वैसे सेटिस्फेक्शन तो खूब मिलती है कि भी चलो आप कुछ काम किसी के आ रहे हैं,
लेकिन टाइम भी देना पड़ेगा आपको। मान लो कई बार दो लोग इकट्ठे होके मिलजुल के ही काम करने लगे तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। वैसे पार्टनरशिप है लेकिन एक्ट वाली पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि एक्ट वाली पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी है प्रॉफिट मोटिव होना। देखो प्रॉफिट मोटिव के बिना तो एलएलपी भी नहीं बनती, पार्टनरशिप भी नहीं बनती, कंपनी बनती है बिना मोटिव के। कौन सी? सेक्शन 8 वाली, सेक्शन 8 वाली। क्लियर? कंपनी बन सकती है। तो ध्यान रखना सेक्शन 8 की कंपनी का बहुत ट्रेंड है। आने वाले टाइम में आप सीए करेंगे तो आपके ऑफिस में भी सेक्शन 8 की कंपनी से रिलेटेड काफी काम, क्योंकि पुराना टाइम था ना, पुराने टाइम में कंपनी बनाने का ट्रेंड नहीं था। लोग ट्रस्ट बनाते थे, सोसाइटीज बनाते थे, मिलजुल के मंडली बना ली समाज सेवा की। आजकल पक्का कंपनी बना के, क्योंकि ना ग्रांट दान का पैसा भी आता है। देखो आप कोई भी एक काम कर लो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आपके साथ वैसे जुड़ जाएंगे। बड़े लोग देखते हैं भाई ये काम करने वाले लोग कौन है, भाई ये काम वाकई कर सकते हैं, कोई समाज सेवा या कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कहीं पैसा वेस्ट ही कर दें। सरकारों को दे दिया लोगों ने पैसा, कोरोना में सरकारों ने क्या किया, हिसाब तक नहीं है पैसे का क्या हुआ, तो लोग पैसा दे देते हैं, ऐसा सिस्टम है। हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम करवाया ऐसे ही नशे पे, तो वहाँ से प्रोग्राम हो गया, उनको पता लगा, एमपी साहब को पता लगा, अच्छा ये लोग सीरियस हैं, भी इस तरह का एक्ट करें। फ़ोन आ गया भी आके मिलो। अभी कल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बुला लिया, कहता है आप 7-8 लोग थे, 7-8 आके मिलो, बहुत ज़रूरी है आपसे मिलना। तो वो लोग क्या है, वो चाहते हैं कि हमारे और भी असाइनमेंट हैं, उनके पास फंड्स भी हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो मैनेज कर सके सारी बातें। तो यही होता है। पर इसमें कई लोगों के पर्पस भी अलग होते हैं। इंडिया में ऐसा भी है, बड़े योगा ट्रस्ट बना लिए, धार्मिक ट्रस्ट बना लिए, फौरन से पैसा कमाना, ऐसे भी लोगों के बड़े एम होते हैं। चलो अलग अलग तरह की सोसाइटी में, पर पार्टनरशिप नहीं कर सकते आप कोई भी ऐसे काम के लिए। क्या करना होगा? मोटिव प्रॉफिट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटिव आपका क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। कोई यार बंदा नहीं कमा पाता, कमाना तो हर कोई चाहता है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो या लॉस, पर मोटिव आपका यही है। ठीक, दो लोगों ने मिलके ऑफिस जाना था, कहते हैं यार गाड़ी का पेट्रोल बहुत महंगा है, वाकई महंगा है, और ये देश की जरूरत है कि आप एक जगह आप इकट्ठे आ रहे हो, साथ में घर है आपका, जाना एक जगह है, तो क्यों अलग अलग बाइक लेके आ रहे हो? जाना भी वहीं है, आना भी वापिस है, तो एक दिन वो ले जाए। इसलिए नहीं कि आप अकड़ने की जरूरत नहीं है कि पेट्रोल मैं नहीं डलवा सकते अलग से, ये ना सोचो, देश का फायदा ही कर रहे हो भाई। कितना पोल्यूशन कम हो रहा है, पेट्रोल हमारे कौन सा भंडार भरे पड़े हैं, सब लोगों पे डिपेंडेंट है हम, तो बच जाए तो अच्छा है। कई कंट्री ने तो ऐसे सिस्टम बना दिया, चौक पे गाड़ी फुल होके जाएगी कई कंट्री में। जैसे शहर के बाहर चौक से गाड़ी निकली, देखा 2 लोग बैठे हैं, कहता लाउड ही नहीं, जा ही नहीं सकते तुम, गाड़ी फुल भरो। 4 सीटर गाड़ी है, 2 बंदे और बिठाओ, जब तक और नहीं बिठाओगे गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। तो आपको बंदे ढूंढने पड़ते हैं, भैया जाना है क्या किसी ने? आजकल भी एक्चुअल में फेसबुक पे आते हैं ऐसे मैसेज, अच्छे लोग करते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ अकेला, किसी ने जाना है तो यार दोस्त कोई जान पहचान वाला बता दो। मैं अक्सर मैसेज पढ़ता हूँ, अच्छी बात है वैसे, पर कुछ कंट्री में तो रूल ही बना है कि भैया जाएगा ही ऐसे, बढ़िया ना, देश का पोल्यूशन नहीं, लोगों को हेल्प मिल गई, उनकी मजबूरी होगी, जा नहीं सकते, वहाँ रोक लेंगे, तो अच्छी बात है, सिस्टम है। देखो डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो पार्टनरशिप करो, प्रॉफिट मोटिव से करो। 2 लोग मिलके टैक्सी, मतलब टैक्सी नहीं, वो तो बिजनेस हो जाएगा, गाड़ी ले ली, ऑफिस इकट्ठे जाते हैं, पेट्रोल सर्विस इकट्ठा डलवा लेते हैं, खर्चा आधा आधा कर दिया। वेदर दे आर पार्टनर, पार्टनरशिप वाले पार्टनर हैं क्या? वैसे तो पार्टनर और भी होते हैं, लाइफ पार्टनर ये वो, वैसे नहीं। पार्टनरशिप एक्ट वाले पार्टनर है क्या? ना, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना। कैजुअली बाय चांस हुआ क्या, जब वो ऑफिस जाने लगे तो एक आधी बार किसी ने कह भी दिया, भाई लिफ्ट मांग ली, उन्होंने बिठा लिया, चलो छोड़ देते। जाने जिसको छोड़ा वो कहना ना फ्री में नहीं मैं करता, असूल है, कहता जिंदगी का अपने, पैसे दे गया वो। कर बड़ा अजीब हो जाता है ना ऐसे, सामने वाला पैसे दे जाए, फिर बंदे को लगता ये सोचेगा भी पैसा कमाने के लिए लिफ्ट दे दी, पैसे दे गया, थोड़ी बहुत इनकम हो भी गई तो भी पार्टनर नहीं है, क्योंकि उनका मोटिव तो पैसा कमाना नहीं है ना। लेकिन उन्होंने देखा भैया रोज लिफ्ट देने लग गए 3 लोगों को, उन्होंने देखा भैया बढ़िया पैसे अपने भी बच गए और भी बन जाते हैं, तो उनका तो फिर काम पता लगा, एक आधी टैक्सी और डाल लो, चलती रहेगी बढ़िया। फिर मोटिव प्रॉफिट पे आ गए, तब वो पार्टनर है। मिलके 2 लोग क्या है, एक जैसे मान लो आने वाले दिनों में प्याज महंगा होने वाला है, मान लो, क्योंकि नई फसल अप्रैल में आती है, तो 2 लोगों ने मिलके प्याज का पूरा बैग ले लिया, 1 क्विंटल पूरा, 1 क्विंटल, कहता मान लो 3000 रुपए का आ गया, आधे आधे बांट लिए। होता है ना, कई सुना होगा ऐसे होता है,
भी एक क्वांटिटी है ज़्यादा, वही मिलेगी, वो थोड़ी देते नहीं। वो चल यार आधे तू ले ले आधे मैं ले लेता हूँ। कई बार कुछ फैमिलीज करती हैं ऐसे भी इकट्ठा, वो कहते हैं जी खोल के नहीं देते, हम पैक ही देंगे, आधे बांट लिए। क्या आप पार्टनर हो ना? पार्टनर नहीं हो, आपने बेचने के लिए खरीदे नहीं। पर क्या हुआ, आपने 50 किलो ले लिए, एक पड़ोसी आ गया, क्या भाई साहब सुना है प्याज लिए आपने? कहता हाँ जी लिए। जो वैसे टाइम अच्छा था जब ये बातें थी, अब धीरे धीरे ये कल्चर भी खत्म होता जा रहा है ना, आस पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को मतलब ही नहीं है। और पहले सिस्टम था भी चलो थोड़ा सा लोग इधर उधर ध्यान रखते थे, भी चलो पड़ोस में। हम लोगों को तो अपने रिश्तेदारों के भी पड़ोसियों के रिश्तेदार पता होते थे कि भी अच्छा ये पड़ोसी है, इसके कजन वहां रहते हैं ऐसा। अब कहाँ, अब तो पड़ोसी को पड़ोसी का ही नहीं पता, उसके रिश्तेदारों का तो छोड़ ही दो इस तरह से। क्योंकि लोग जाते थे 15-15 दिन ठहरते थे रिश्तेदारों के जाके, इतने में उस पड़ोसी के भी रिश्तेदार आ जाते थे, कट्ठे कुट्ठे खेलते थे, पता होता था ऐसे। अब तो घर में ही कह दें बच्चे भी। तो चलो मान लो पड़ोसी आ गया प्याज लेने, आपने 30 रुपए किलो लिए, 1 क्विंटल लिए, मान लो 3000 रुपये, 30 रुपीज़ पर के जी। पड़ोसी आया, कहते यार 10 किलो मेरे को दे दो, 40 रुपये किलो दे दिया आपने। यही लगेगा भैया इकट्ठे तो हमने लिए हैं, 40 रुपये किलो दे दी मान लो उस बंदे ने, तो क्या 10 रुपये केजी कमाई होगी उनको? तो भी क्या उसने भी दे दिया या दोनों ने मिलके दे दिए, तब भी पार्टनरशिप नहीं है। ये कोई एक आधी ट्रांजैक्शन कैजुअल होने से थोड़ी पार्टनरशिप बन जाएगी। इरादा कोई यही काम करने का है क्या? नहीं, पार्टनरशिप नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं, मिलके पार्किंग का प्लॉट ले लेते हैं इकट्ठा, दुकानें आपके आसपास, दिक्कत बड़ी है पार्किंग की, कब कब लोगों से लड़े। 2 लोगों ने मिलके एक प्लॉट ले लिया, दोनों मिलके पार्किंग लगा लेते हैं, बढ़िया है ना, फंक्शन कर लेते हैं ऐसे, तो भी वो पार्टनर नहीं, वो क्या है फिर? को ऑनर। यहां एक टर्म आएगी को ऑनर, वो को ऑनर है उस कार के, उस घर के, उस बिल्डिंग। चाहे बिल्डिंग मान लो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक बिल्डिंग बनी बनाई ले ली किराए पे, आधे आधे पैसे डाले, लेकिन हमने क्या वो सोचा था कि कभी रख लेते हैं इसको, कभी इसमें रह जाएंगे आके, होता है ना कई बार, लेकिन बना नहीं प्रोग्राम रहने का। फॉर द टाइम मिट्टी चढ़ रही थी, गंदी हो रही थी, हमने किराए पे चढ़ा दी। किराए पे चढ़ा दी, क्या करें, खराब ही हो रही है, टूटेगी, इससे अच्छा किराए पे चढ़ा दो, साफ सफाई हो जाएगी, थोड़ा बहुत इनकम भी आ जाएगी। तो भी हम पार्टनर नहीं, क्योंकि हमारा कोई बिजनेस हो रहा है क्या? ये हमने तो प्रॉपर्टी को ओनरशिप मिली, फॉर द टाइम क्या किया, उसे किराए पे चढ़ाया। तो किराया कमाने के इरादे से बिल्डिंग नहीं ली, किराया तो वैसे भी नेग्लिजिबल होता है। हाँ, अगर हमारा काम ही प्रॉपर्टी खरीदना बेचना बिजनेस है, तब वो क्या है, उसके लिए हम पार्टनर हैं, वरना पार्टनर नहीं। वी आर जस्ट कॉर्नर। तो कोई पूछ लेना कॉर्नर और पार्टनरशिप में डिफरेंस, तो ये ध्यान आएगा मोटिव प्रॉफिट का। और कॉर्नरशिप पे कोई एक्ट नहीं लगता, कितने लोग हो, कॉर्नर तो 70 लोग भी हो सकते हैं। मैं बस स्टैंड के पास रहता हूं, तो वहां क्या है, आजकल देखो जगह जगह लोगों के पास गाड़ियां, आजकल लोन मिल जाते हैं, सस्ती महंगी सब तरह के ऑप्शन है, पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये है, गाड़ियां तो ले लेते। कई बार इस गली में एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट, वो हमारे पास आई, पूछने आई स्पेशल, कहती जी आपकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर लें? अब क्या, अब देखो एक को कहेंगे फिर सारे कहेंगे, दिक्कत होती है। देखो हमने अपने लिए ऐसे सबको ना भी नहीं कर सकते। उसने अगला सवाल किया, कहती अगर आप अलाउ करोगे तो खरीदूंगी तभी वही वो कह रही है आपके यहीं खड़ी करनी है और मैंने लेनी ना लेनी अब आपके हाथ में है, भी आप मुझे अलाउ करोगे तो देखो मैं बेचारी परेशान 2 व्हीलर पे जाती हूँ, गाड़ी ले लूंगी अगर आप मुझे पार्किंग की जगह दे दो। बोलो, बंदा धर्म संकट में फंस जाता है, करे तो करेगा। लेकिन फिर वही बात है, एक दो से मैंने पड़ोस में बात किया, नहीं जी आपको सबकी खड़ी करवानी पड़ेगी, फिर जो इधर वाले तो फिर दिक्कत है। देखो फिर किसको ना करें, फिर कोई कहे चाबी ये दो वो दो, ऐसी ही है। आप कोई पार्किंग, कोई पेड पार्किंग थोड़ी चला रहे हैं। आगे फिर उनका मैसेज आया किसी के थ्रू, जी आप चार्जेस ले लो, तो हम कोई पेड पार्किंग थोड़ी चला रहे हैं, चार्जेस ले ले। तो चलो ऐसा दिक्कतें होती हैं, मिल के प्लॉट लेना ट्रेंड में है। तो एक बस स्टैंड के पास कोई ऐसी था जहां मैं रहता हूँ, लोग बड़े परेशान, एक बड़ा सा प्लॉट था वहाँ, बड़ा प्लॉट, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी 15, काफ़ी बड़ा प्लॉट था और रेट भी उधर ठीक था, ज़्यादा नहीं था। तो कुछ लोगों ने सोचा जी अपना, मेरे पास भी आए, कहता जी अपना इतने लोग मिलके ना यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे करके प्लॉट डाल के पैसे ले लेते हैं, प्रॉपर्टी तो महंगी होती है और अपा इसको मिलजुल के ले लेते हैं, बढ़िया गाड़ियाँ खड़ी होंगी ऐसे करके। तो मैंने उनको पहली बात ये कही, भाई ये जो स्कीम है तो अच्छी, थोड़े थोड़े पैसे ही आने हैं, ले लेते हैं, लेकिन ये क्या लड़ाई बहुत होगी। मान लो बीच में एक निखिल ने पैसा डाला है, कहता मेरा प्लॉट वापस, मैं नहीं, लड़ गया। एक दिन कोई आगे गाड़ी लगा गया, ये गाड़ी निकालने में लेट हो गया,
अब देखो गाड़ियां तो बैक टू बैक ही लगेंगी, इतना बड़ा भी कहाँ है, अभी घूम के आ जाएंगे तो ऐसी है, आगे पीछे ही लगेंगी 4 गाड़ियां, फिर उसके साथ 4 ऐसे निकाल के दूसरी अंदर ऐसे। मैंने कहा जी बाई चांस एक ने ये कह दिया अभी मेरे को तो मेरे पैसे दो, मेरा हिस्सा दो, बीच में से प्लॉट कैसे देंगे, उसको दिक्कत होगी। तो मैंने उनको सजेशन दी कि भैया ये वाला तो ख्याल छोड़ दो, ओनरशिप मिल के चल जाएगी, इतने लोगों की चलेगी नहीं। एक दिन जिसकी गाड़ी साइड लग गई, कुछ होगी, जगह नहीं मिली, वो आके बैठ जाएगा, क्या पैसे दो मेरे, तो इतना आज का रेट दो, ये दो वो दो, ना बीच में से प्लॉट काट के दे सकते, सिस्टम नहीं बनेगा। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप ना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाओ, चैरिटेबल ट्रस्ट बना के ट्रस्ट को के कॉर्पस में, कैपिटल में डोनेट कर दो पैसे, ट्रस्ट खरीदेगा ये प्लॉट, किसका होगा, ट्रस्ट का होगा प्लॉट। फिर उसके बाद जिसने जाना है जाए, कुछ नहीं मिलता ट्रस्ट से, जो आपने पैसा दिया था वो आपका नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, दान। जैसे सेक्शन 8 वाली कंपनी में कुछ नहीं मिलता वहां, अब ये दान तो आपका, कुछ कल को लड़ाई भी होगी जिसकी, तो वो अपना हिस्सा थोड़ी मांग पाएगा, हिस्सा ही नहीं, वो तो किसको चला गया, ट्रस्ट को। जब वो 2-4 को पता लगा भी ये तो पैसा गया ट्रस्ट को, हो गया ना ऐसी सही है नहीं देते, अगला कहता पैसे ही गए ट्रस्ट। और सही तरीका यही है, अगर आपको ऐसा कोई वेंचर करना है ना, उसका सबसे बेस्ट तरीका सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट बना लो, वो ट्रस्ट को डोनेट हो जाएगा, मांगने का इरादा ही खत्म रहेगा ही नहीं, आपका कुछ मांगोगे क्या, नहीं तो झगड़े शुरू, फिर तो लड़ाई है, हिस्सा दो, अपना लगता है ना फिर ऐसा। तो आप पार्टनरशिप भी प्रॉफिट मोटिव से करें, वरना ना करें। तो ये सारा पे यही बता रहा है, कब बना, 1 अक्टूबर 32, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर सब एप्लीकेबल है, बिजनेस मोटिव होना चाहिए। और ये जो टॉपिक लिखा ना मैंने, ये चलाएंगे कैसे, सब मिलके या एक सबकी तरफ से, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी सेक्शन 6। ज्यादा सेक्शन याद करने को नहीं कह रहा, 5-6 सेक्शन ही पूरी पार्टनरशिप में काम आते हैं ज्यादा। सेक्शन 6 ये बताता है म्यूचुअल एजेंसी, और ये नया टॉपिक नहीं, क्योंकि एलएलपी में भी डिस्कस किया है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हर पार्टनर जो पार्टनरशिप का वर्किंग पार्टनर है, कौन सा याद रखना, वर्किंग, स्लीपिंग नहीं, स्लीपिंग को कोई जानता ही नहीं कि ही इज पार्टनर। each and every working partner of firm can be considered as the agent of other partner। एक ने जो डील की, पूरी फर्म के दूसरे पार्टनर को उसे मानना पड़ेगा, वो ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं माना, हमने नहीं कहा। समझो एक पार्टनर ने कहा तो बाकी सारी फर्म के पार्टनर उसके लिए क्या है, लायबल। मान लो ये 6 लोगों ने पार्टनरशिप करके इंडिया ट्रेडर बना ली, उसके बाद हर्षित जाके कॉटन बुक कराया, इनका काम इस फील्ड से रिलेटेड है, कॉटन बुक कराया 120 रुपए पर केजी के रेट पे, बाकी 5 को पता लगा भी ये तो बड़ा महंगा रेट है, ये इनकार करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज हर्षित इज वर्किंग पार्टनर, इसने जो डील की ऑन बिहाफ ऑफ फर्म डील मानी जाएगी। और क्या इसके लिए फर्म लायबल है, क्योंकि वर्किंग पार्टनर को अक्सर ये पावर होती है फर्म की तरफ से कुछ काम करने की, इंप्लाइड पावर होती है कि वो डील कर सकता है, सेल परचेज कर सकता है, पैसे लेने देने ले सकता है, दे सकता है, फर्म की तरफ से किसी को नौकरी पे रख सकता है, ये सब इंप्लाइड पावर है, अंडरस्टूड है, ये पावर वर्किंग पार्टनर को होती हैं। जो वो डील करेगा उसके लिए क्या है, सब लायबल। अगर ऐसा रिलेशन है पार्टनर का आपस में, तो वो क्या है, पक्का पार्टनरशिप का पार्टनर है। हर्षित कर रहा है, सब मान रहे हैं, तो पक्का हर्षित क्या है, पार्टनर। और फर्म डील कर रहा है, फर्म उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, तो फर्म भी क्या है, पार्टनर। पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच में है या नहीं, उसके लिए एक तो टेस्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, जिसको प्रॉफिट मिलता है वो पार्टनर है। दूसरा टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी, लेकिन कार्डिनल टेस्ट, एक अच्छा टेस्ट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है इट कैन बी रिबटेड, इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। When a person is drawing the share of profit, then also he can't be treated as a partner exception। जैसे वो मैनेजर प्रॉफिट का शेयर लेता था, पढ़ा था ना मैनेजरियल पार्टनरशिप अकाउंट में, वो क्या पार्टनर है, नहीं, मैनेजर ले रहा है प्रॉफिट का शेयर, ही कांट बी ट्रीटेड एज पार्टनर। एक पार्टनरशिप के पार्टनर की डेथ होगी, उसकी विडो को डेथ के बाद भी उसके हस्बैंड की गुडविल के बदले में क्या दिया जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट का शेयर, तो क्या वो पार्टनर है लेडी, नहीं। एक पार्टनर रिटायर हो गया, टर्म कंडीशन ऐसे है, कहता मैं जा रहा हूं लेकिन मैं रिटायर तब होऊंगा, मेरे जाने के बाद भी मुझे मामूली प्रॉफिट 10% या 5% जो भी बात हुई है देते रहना 5 साल तक, ऐसा होता है,
होता है ऐसी पार्टनरशिप में बात हो सकती है, रिटायर होने वाला यूं रिटायर हुआ कि मुझे क्या देना प्रॉफिट का थोड़ा शेयर, तो वो शेयर ले रहा है, देन ऑल्सो ही कांट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, वो क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में भी आता है, क्वेश्चन भी आएगा, सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है जाने वाले का हिसाब कर दो। जाने वाले का मतलब जो रिटायर हुआ है या जो एक्सपायर हुआ है उनका हिसाब क्यों नहीं क्लियर कर देते आप, उनका लेना देना दे दो। अगर उनका लेना देना आप नहीं देते, आज देंगे कल देंगे आज देंगे कल देंगे, तो लोग कहता है कि उनको क्या राइट है, या तो 6% पर एनम अपने शेयर पे क्या ले लें, या तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का शेयर ले लें, या इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन हिज शेयर। जैसे एक पार्टनर रिटायर हो गया, एबीसी आर पार्टनर, रेशियो है 2:1, सी रिटायर हो गया, गए को 8 महीने हो गए, आजकल कर रहे हो, दे ही नहीं रहे पैसे, तो सी को लो पावर दे देता है सेक्शन 37 में, सी जब तू रिटायर हुआ उस वक्त कैपिटल अकाउंट बना, तेरा पैसा कितना था, कहते जी 3.5 लाख, 3.5 लाख पे तू क्या ले ले, 6% पर एनम इंटरेस्ट ले ले, या तो, या फिर ऐसा कर इस 8 महीने में तेरे जाने का, कहता काय का रिटायर है तू, जब तुझे मिला ही नहीं पैसा तेरा, तो समझ इस 8 महीने में पार्टनरशिप ने जो कमाया ना उसमें हिस्सा ले ले 3.5 लाख अपॉन में जिस दिन वो रिटायर हुआ बाकियों की कैपिटल कितनी थी, बनाए हैं +2 में आपने कैपिटल अकाउंट, ऑन रिटायरमेंट बनाते हो तो वो इसकी 3.5 थी तो बाकियों की कितनी थी, रेशो बना लो, मान लो बाकियों की कैपिटल थी 10.5 लाख, इसकी थी 3.5, यानी कि जब सी रिटायर हुआ टोटल कैपिटल कितनी थी 14 लाख सबकी, जिसमें से इसकी कितनी थी 3.5, तो 1/4, यानी इससे 8 महीने में जो ये बाकी ए बी कमाएंगे उसका 3.5 बटा में 14 लाख, यानी कि 1/4 शेयर दे दो वो, या फिर 3.5 लाख का 6% 8 महीने का इंटरेस्ट विच एवर इज हायर, किसको देना पड़ेगा, जाने वाले को। डेथ होगी उसके परिवार के चक्कर लगवाए जा रहे हो, दे रहे हैं, तो परिवार को क्या पावर है बाय लो, सेक्शन 37 कहता है जाने वाले के जो पैसे हैं उस पे 6% पर एनम इंटरेस्ट या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल की रेशियो में क्या मिलेगा, प्रॉफिट विच एवर इज हायर, जो ज्यादा है वो सेक्शन 30। तो ये प्रॉफिट ले रहा है तो पार्टनर है, सी को प्रॉफिट का हिस्सा लिया उसने इस तरह, क्या वो पार्टनर है, नहीं, पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं। तो मैं तो ये बता रहा था कभी कभी तो क्रेडिटर या जिससे बिल्डिंग किराए पे लेते हो लेंडर भी ऐसा अग्रीमेंट कर लेता है, लेंडर या क्रेडिटर के प्रॉफिट का क्या दिया जाए, शेयर। मान लो मैंने एक बिल्डिंग किराए पे ली, मालिक कहता है भैया तू जो कमाएगा ना उसका 20% प्रॉफिट मेरे को देना प्लस इतना किराया, तो क्या वो लैंडलॉर्ड या क्रेडिटर प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है थोड़ा बहुत मैनेजर कमीशन की तरह, तो क्या वो पार्टनर है, नहीं। तो बड़े एग्जांपल ऐसे हैं कि एक बंदा प्रॉफिट तो ले रहा है देन आल्सो ही कांट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। तो इसलिए अच्छा टेस्ट क्या है, कौन पार्टनर है या नहीं, उसके लिए क्या चेक करो, म्यूचुअल एजेंसी। जो बंदा किसी को काम को करता है, फर्म उसको मानती है, तो इट मींस ही इज अ पार्टनर। वैसे पार्टनरशिप होने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग और म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये कंपिटेंसी ऑफ पार्टनर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 बता रहा है, माइनर नहीं हो सकता, फुल फ्लेज पार्टनर बाद में एडमिट होता है, कंपनी पार्टनर बन सकती है, 2 फर्में पार्टनर नहीं हो सकती, कंपनी और इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप इंडियन नेशनल और एलियन एनबी की पॉसिबल है, बट नो पार्टनरशिप कैन बी एंटर इनटू विद एलियन एनबी। एलियन फ्रेंड के साथ तो मतलब विदेशी लोगों से पार्टनरशिप कर लो, लेकिन एनिमी ना हो, हमारे एनिमी ना हो, ठीक। और ये सारी बातें हैं, 19 साल 18 साल 17 साल के 3 लड़के मिलके पार्टनरशिप करना चाहते नहीं कर सकते, शुरू में ही 17 साल का लड़का माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता। पहले तुम दोनों कर लो पार्टनरशिप, बाद में इसे एडमिट कर लेना लिमिटेड पर्पस से, ठीक है। कंसीडरेशन जरूरी है क्या ना, कंसीडरेशन कैसा, मैंने कहा निखिल क्या मेरे साथ मिलके पार्टनरशिप बिजनेस करोगे, कहता हाँ सर करूंगा, क्या सर मुझे क्या दोगे, मैंने कहा देखिए मतलब, क्या सर कंसीडरेशन के बिना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, मैंने कहा भाई तो इससे कुछ ले रहा हूं क्या,
जो बदले में कंसीडर कमाएंगे मिलके, जो बचेगा बांट लेंगे। कहता अच्छा ऐसा क्या, मैंने सोचा कंसीडरेशन मिलेगा। कंसीडरेशन कैसा, पार्टनरशिप कर रहे हो, कंसीडरेशन कैसा, इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं चाहिए। कंसीडरेशन तो कम मिलेगा, मतलब मिलके काम करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, वही है सब कुछ। कंसेंट, हाँ, बिना धक्के से किसी को पार्टनर थोड़ी बना सकते हैं, बंदे से पूछे बिना। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल। इलीगल कामों की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं है, ऑरल हो जाएगी, बाकी डीड बना लो और अच्छा 100-200 रुपए लगेंगे। किसी सीए से लिखवाने ना पहुंच जाना, वो 1000 रुपये मांग लेगा डीड लिखने के, वो आप खुद ही लिख लेना। अच्छा है तो है ही है, सामने वाले प्रोफेशनल ने तो पैसे लेने ही है। डॉक्टर के पास जाओगे, ओपीडी स्लिप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। जब दवाई वही है आपके पास, पर अगले ने लेनी है। बहुत टाइम पहले की बात है, हम दिल्ली चले गए। दिल्ली मेरी मदर इन लॉ की बाईपास सर्जरी थी एस्कॉट हॉस्पिटल में। तो मैम और मैं इधर से गए जैसे, तो मैम के ना वो उन दिनों में स्टोन का प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत, वहाँ पेन हो गया। तो हमारे पास इंजेक्शन भी था, एक इंजेक्शन आता है वोवरन के नाम से। तो हम तो आधे डॉक्टर ही हैं, आपको पता ही है हिंदुस्तानी। तो इंजेक्शन भी हमारे पास था। थोड़ा बहुत पेन हुआ, पर डर लगता है, वो स्टोन का प्रॉब्लम ना ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो वो थोड़ा बहुत पेन हुआ तो हमें टेंशन हुई कि इंजेक्शन तो है अब। तो मैंने यहाँ लोकल फ़ोन किया, वो एक फ्रेंड है डॉक्टर है, वो कहा यार इधर उधर देख लो यार, मेडिकल वाले ही लगा देते हैं ऐसे। अपने तो किसको मर्जी कह दो ना तो फिर भी लगाए वो। जान पहचान होती है। लेकिन वहाँ तो फिर ऐसा ना, बिग सिटीज़ में कोई पंगा नहीं लेता, तो फिर क्या करें। वही हॉस्पिटल में तो खड़े ही थे एस्कॉट के अंदर फोर्टिस में। तो हमने फिर कहा भी चलो यहाँ खड़ेंगे डॉक्टर। वो कहते जी फाइल बनेगी। हमने कहा इंजेक्शन लगा दो, फाइल वाइल बनाते रहना सारा, जल्दी है। वो कहा नहीं फाइल बनेगी, चलो जी। उस वक्त शायद 1000 रुपये फीस थी ओपीडी उनकी, या 1200 रुपये फीस थी। वो जमा करवा ली। डॉक्टर भी इंजेक्शन के लिए उसने प्रेस्क्राइब कर दिया वो कोई और इंजेक्शन, वो लेने के मेडिकल से मिला नहीं। कहता आपके वाला ही दे दो। वो हमारे वाला ही लेके लगा दिया। मतलब जो उसने लिखा वो तो मिला नहीं, भाई चांस हमारे इंजेक्शन लेके लगा दिया। 1200 रुपये ओपीडी ली और मेडिकल वाला 10 रुपये में लगा था। तो फिर मैंने आके एक दोस्त को ये बताई, जिस वो जो मेडिकल का काम, वो हंसने लगा कि यार फ़ोन पे बताता तेरे को, मैं फ़ोन पे ही सिखा देता इंजेक्शन लगाना कैसे है। उनके चक्कर में पड़ गया, इतने में तो इंजेक्शन फ़ोन भी सीख लेता। चलो ऐसा होता है, एक सिस्टम है पार्टनरशिप की का भी, ऐसा एक सिस्टम नहीं है। ओरल हो जाएगी, रजिस्टर्ड करवा लो, जरूरी नहीं है। चलो बाकी डिस्प्यूट सेटल के लिए जरूरी है। डीड क्या है बता दिया मैंने, डीड में क्या लिखा होता है ये भी पता है आपको। डीड म्यूचुअल अग्रीमेंट है। और नीड क्या है वो भी बता दिया, फ्यूचर डिस्प्यूट लिखा होगा। रजिस्ट्रेशन भी बता दिया मैंने आपको। रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या, जरूरत है, जरूरत तो नहीं है, पर नहीं करवाओगे तो क्या आएगा। एक बंदे ने वैक्सीन लगवानी का तो जरूरत नहीं है, आप वैसे ही हेल्दी हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन भैया तो भी जरूरत है, क्योंकि आपने कहीं जाना है तो कहेंगे लाओ 2 डोज लगी हैं आपके, वैसे जरूरत है। चलो अपने शरीर को जरूरत ना हो, लेकिन वैसे जरूरत है, वो कहते हैं दिखाओ 2 डोज लगी होनी चाहिए। चलो नीड तो नहीं है, लेकिन इसको ना करवाने से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लो। टाइम बता दिया शुरू में, ड्यूरिंग लाइफ, डिसोल्यूशन से पहले। प्रोसीजर 58(1) में लिखा है। वैसे एक केस आता है कि आपने ना एप्लीकेशन फॉर्म भर दी रजिस्ट्रेशन की, क्या लगा दिया, डीड की कॉपी, साइन, रिक्विजिट फीस। रजिस्टर ना 5-7 दिन लेता है। देखो कोई भी काम है 5-7 दिन बाद वो रजिस्टर फॉर्म में लिख लेगा, तो आपकी फर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड। नॉर्मली तो यही है, जब फर्म में रजिस्टर्ड हो गया तो आपकी फर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड। फिर वो क्या भेजेगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, वो आता रहेगा बाद में। लेकिन बाय चांस रजिस्ट्रार के घर में कोई शादी थी, कोई फंक्शन था, रजिस्ट्रार साहब 1-2 महीने छुट्टी हुए, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो आपकी फर्म तो ऐसे पेंडिंग रह जाएगी रजिस्ट्रेशन से। आपकी क्या गलती है, सही बात है ना। तो लोग कहता है अगर ऐसे ही कोई सिचुएशन है, अनवांटेड डिले हो रहा है, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन उसी दिन मान लिया जाएगा व्हेन यू हैव फाइल योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद ऑल फॉर्मेलिटीज। आपकी फर्म तो उसी दिन से क्या मान ली जाएगी, रजिस्टर्ड। लेकिन यह रूटीन में नहीं, ये इस तरह का कोई कोर्ट में केस जा रहा है, आप केस करना चाहते हो और सामने वाला कहता है अनरजिस्टर्ड है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट मान लेगा कि आपकी फर्म क्या है, रजिस्टर्ड, अगर एप्लीकेशन सबमिट की हुई है। ओके, तो ये कह रहा है कंप्लीशन कब होगा, रजिस्टर में लिखने से। एक्सेप्शनल केस में एप्लीकेशन सबमिट करते ही नॉर्मली रजिस्टर में लिखेगा, सर्टिफिकेट देगा, और जो रजिस्टर में लिखने की डेट है
वही सर्टिफिकेट में लिखी होगी कब से फर्म रजिस्टर्ड है। ना करवाने के सेक्शन 69 क्या कंसीक्वेंस है बता चुका हूं। केस फाइल 100 रुपए से ऊपर का नहीं कर सकते, म्यूचुअल डिस्प्यूट कोर्ट में रिजोल्व नहीं होंगे, पर एक्सेप्शन कोई बार नहीं, क्रिमिनल केस पार्टनर का अपना हिस्सा मांगना, डिसोल्यूशन पे हिसाब किताब मांगना, अनरजिस्टर्ड है, थर्ड पार्टी आप पे केस कर सकती है, डिसोल्यूशन पे सेटलमेंट होगा, ठीक, और 100 रुपए तक के केस आप कर सकते हो, और अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी पे क्रिमिनल केस तो कर ही सकती है, कोई आपके ट्रेडमार्क की कॉपी कर रहा है ऐसा। नीचे 2-3 क्वेश्चन है अनरजिस्टर्ड फर्म वालों ने, एबीसी पार्टनरशिप है, डी ने 1000 रुपए फर्म को देने हैं, तो क्या फर्म डी पे केस कर सकती है? अनरजिस्टर्ड है, नहीं कर सकती, म्यूचुअल केस। सेकंड क्वेश्चन, एबी ने टैक्सी खरीदी पार्टनरशिप में और वो टैक्सी साल भर चलाते हैं, ए बी की मर्जी के बिना टैक्सी बेचता है, विच ब्रॉट द पार्टनरशिप टू एन एंड, बी ब्रॉट एन एक्शन टू रिकवर हिज शेयर इन सेल प्रोसीड, ए देने से इनकार करता है। देखो टैक्सी बेच के पैसे जेब में डाल गया, क्या हुआ? 2 पार्टनर थे, टैक्सी चलाते थे, एक ने टैक्सी बेची पैसे लेके जेब में, दूसरा कहता है पैसे दे, कहता तू कह ही नहीं सकता अपनी फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड, पार्टनर केस ही नहीं कर सकता। नहीं, मैंने कहा डिसोल्यूशन पे सेटलमेंट मांग सकता है ना, पार्टनरशिप टूटने पे हिसाब किताब तो मिलेगा, केस कर सकता है दूसरे पार्टनर पे कि मेरा हिस्सा दे, मेरा हिस्सा दबा लिया तूने, ऐसे वो कर सकते हैं। एक्स वाई जेड अनरजिस्टर्ड एक्स ने चोरी कर ली फर्म के यहाँ, तो भैया हिसाब देना पड़ेगा, कहता है उसमें, अच्छा ये ठीक है, एक्स स्टील द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म वाई, फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स, एक्स रिजेक्ट वाइज क्लेम ऑन द प्ली दैट फर्म वाज नॉट रजिस्टर्ड, विल वाई सक्सीड, कहता है यस। वो कह रहा है कि सेक्शन 69 सिविल केस को रिस्ट्रिक्ट करता है, ना कि क्रिमिनल। चोर को एक्शन नहीं लोगे क्या? वही बात है, तो प्रॉपर्टी बेच के आप उस पर एक्शन नहीं लोगे, लोगे, यानी नॉर्मली धोखा ठगी नहीं कर सकते, सीधी बात है, वो केस होगा। थर्ड पार्टी पे पैसे के लेन देन का सिविल केस नहीं कर सकते, ये चीज है। भैया कोई पार्टनर की नॉलेज अपडेट नहीं की तो आपकी फर्म को रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप रजिस्ट्रार को सारी इंफॉर्मेशन क्या किया करो, अपडेट, वो क्वेश्चन है। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो पार्टनर, आप मान लो ये 6 लोग पार्टनर है, 1-1 लाख डाला, 6 लाख से फर्म ने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा, टीवी खरीदा, एसी खरीदा, वो किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टनर। जो पार्टनर लाया है एडमिशन पे, वो किसकी प्रॉपर्टी? पार्टनरशिप की। उस पैसे लाए से खरीदी, वो भी किसकी प्रॉपर्टी? पार्टनरशिप की। बिजनेस के रूटीन में प्रॉपर्टी बनाई, वो भी किसकी प्रॉपर्टी? पार्टनरशिप की। गुडविल ऑफ द फर्म भी किसकी प्रॉपर्टी? पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, मान लो क्या है कि जतिन को कहा तू भी पार्टनर बन, जतिन को कहा गया 2 लाख रुपए लगा, क्या भाई साहब 2 लाख नहीं है, कार है मेरे पास और फर्म को कार की जरूरत तो पड़ेगी, क्या मैं कार दे दूं? उन्होंने कहा लिया, कार लिया। कई बार कैश ना लाके पार्टनर क्या ले आता है? काइंड कंट्रीब्यूशन, कार ले आया। कल को फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, जतिन कहता मुझे मेरी कार दे दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं भाई, अब वो तुम्हारी कार कहां रहेगी, वो फर्म की प्रॉपर्टी बन गई, हिसाब करेंगे, देखते हैं किसको क्या मिलता है, ऐसे थोड़ी कि मैं लाया था कार मुझे दे दो ना, वो किसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का किसके फायदे के लिए यूज करो? पूरी फर्म, पर्सनल यूज नहीं करना। पार्टनरशिप टूटती है कि फर्म की गाड़ी है, पर्सनल काम करता फिर रहा है, बहाना बना रहा है फर्म के काम कर रहा हूं, ऐसा मत करना वरना रिलेशन टूट जाएंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। किसके यूज में लानी चाहिए? फर्म के, म्यूचुअल बेनिफिट में, पर्सनल में नहीं। रजिस्टर को ठीक करवा सकते हो, हाँ। आरओसी ने ना गलती से पार्टनर ए बी सी डी थे ना, डी का नाम ही नहीं चढ़ाया रिकॉर्ड में, वो अपने रिकॉर्ड में किसका नाम लिखे बैठा है? ए बी सी आर पार्टनर। आप समझा रहे हो भाई साहब, डी छोड़ दिया आपने, जबकि डीड में है, सब है, रिकॉर्ड को अपडेट करो, पता लगा जैसे, या किसी ने बताया कि यार तुम्हारी फर्म का रिकॉर्ड पढ़ के आऊं मैं, तुम तो कह रहे वी आर 4 पार्टनर, वहां तो है ही नहीं, 3 ही है ना यार, हम तो 4 हैं, क्या नहीं 3 ही है, तो पता लगा वो रिकॉर्ड गलत है, उसके रिकॉर्ड में गलत है, तो ये गलती किसकी है? आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की, उसे ठीक करना चाहिए ना। हमने एप्लीकेशन दे दी, भाई साहब ठीक कर लो, कर ही नहीं रहा, गांधी जी की इच्छा है वही, कुछ पैसे दो, गलती तुम्हारी, पैसा हमसे मांग रहा है, क्या ना, पैसे लेने की आदत पड़ जाए, वो काम करते ही नहीं, पैसा दो। तो क्या हुआ, आप कोर्ट में जा सकते हो, पर वो देख लेना, अब दुनिया है। कल मैं किसी को ये बात कह रहा था, भाई सरकार ने रूल लगा दिया, एक ना इंतकाल होता है, म्यूटेशन डीड बोलते हैं, वो सरकार ने कह दिया भी आप अप्लाई करो, इतने दिन में आ जाएगा। बीच में एक पटवारी नाम का
ऑफिसर कह लो, क्लरिकल पोस्ट होती है, वो काम करता है बीच में। अब सरकार ने कह दिया उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम करवाएंगे, आप अप्लाई करो, लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं रहा। प्रैक्टिकली वही बात है, वो 6 महीने चक्कर लगाए जो वो इंतकाल चढ़ता नहीं है, वो 1000-1500 रुपये वो लेता है। तो मुझे एक बंदा कह रहा था भैया दे दे यार पैसे दे, कहाँ तुम इसके अगेंस्ट बोलोगे, कंप्लेंट करोगे, रिलेशन खराब करोगे, टाइम खराब करोगे। तो लोगों को ना ये सुविधा शुल्क देना अच्छा लगता है, इसका नाम रख दिया बाजार में सुविधा शुल्क, मीन्स आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए, तो फिर खर्चा करना पड़ता है। तो अपने को लगता है यार ये है गलत चीज़, भी हम पढ़े लिखे होके और हम भी क्या ऐसे लोग हमें एक्सप्लॉइट करें, तो ये बात ठीक भी नहीं है। फिर आम आदमी को जो पढ़ा लिखा नहीं उसको तो रेल बनाते होंगे ये लोग ऐसे करके, भी ये तंग कर रहा है तो अपन इसके खिलाफ कुछ करें, मतलब ऐसा। और फिर कई बार बंदा सोचता है छोड़ो यार कौन ऐसे टेंशन ले, ऐसा होता है ना। तो आप जाओ, जाना चाहो कोर्ट में जा सकते हो, किसके अगेंस्ट, रजिस्ट्रार। और वही बात छोड़ो यार वाली बात है तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा है। तो इंस्पेक्शन कोई भी देख सकता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर फीस देके फोटोकॉपी भी ले सकता है। बाकी कोर्ट रजिस्ट्रार को जो ऑर्डर देगा रजिस्ट्रार को उसे अमेंड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड में दर्ज करना पड़ेगा। वैसे एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर थे, डी एक्सपायर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं बताया आरओसी को, तुम 3 तो आज भी हो तो तुम लायबल रहोगे, तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। पढ़ लोगे, ग्रांट ऑफ कॉपी है, फीस दे के कॉपी दे देगा। एक आधा क्वेश्चन ना इसमें ऐसा है जो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, कुछ नाम पे रोक है, फर्म नहीं रख सकती, वो अगले चैप्टर में मिलेंगे, वहां देख लेंगे आप, ठीक है ना। चलो ये टॉपिक हमारा हो गया, मैंने कंप्लीट सारी चीजें इसमें आपको बता दी हैं। म्यूचुअल एजेंसी वाला टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन दोबारा आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, को ओनरशिप वाला सारा टॉपिक अगली क्लास में अगला हो जाएगा, है ही नहीं ज्यादा, इजी बहुत है, बस आप पढ़ो इसे, डाउट है पूछना।